आज का जो ये वेबिनार सीरीज है, ये वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज है हम सभी मेंबर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए। क्योंकि अभी सामने में ही बैंक ऑडिट का बहुत बड़ा एक हमें असाइनमेंट एग्जीक्यूट करना है, और हमें अपडेट रहना हमारी आदत में है। हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा अपडेट रहते हैं और रहना चाहते हैं। और इसी क्रम में हमारे CIRC द्वारा यह सीरीज ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे राकेश वर्सने जी रहे हैं, जिनके अथक प्रयासों से ये वेबिनार सीरीज आयोजित की जा रही है। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे सेक्रेटरी एनर्जेटिक सेक्रेटरी, नाम ले लूं, जयंत तिवारी जी। और आज के जो हमारे एमिनेंट स्पीकर हैं, जो आज हमको, जो हमारा टॉपिक है, ओवर व्यू ऑन पोटेंशियल नॉर्म्स एंड एडवांसेस, इस पे हम सबको अभी तक की जो स्थिति है, नए नए जो सर्कुलर RBI वगैरह के आए हुए हैं, उसके बारे में हमें आज अपडेट करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें जुड़ रहे हैं, और मैं चाहूंगा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि आज जो स्पीकर हैं वो आपको काफी कुछ दे के जाएंगे और अपडेट करके जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। एंड लास्टली, आवर ऑनरेबल चेयरमैन CIRC, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत बहुत मदद किए हैं, और आज हमारे साथ हैं CA अंकुर कुमार गुप्ता। अगर उनका वीडियो अभी दिख नहीं रहा है, अभी वो लाइव हैं, नहीं है। अंकुर जी वेलकम, चेयरमैन साहब वेलकम इन दिस वेबिनार। थैंक यू सर। और अब मैं, चूंकि हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर से हम उनका वेलकम करेंगे। अभी ऑनरेबल हमारे चीफ गेस्ट आज के हैं, जो हैं ऑनरेबल सीनियर सेंट्रल काउंसिल मेंबर श्री अनुज गोयल जी, हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के इस वेबिनार के। जब भी वो ज्वाइन करेंगे, एक बार हम उनका वेलकम जरूर करेंगे। अभी मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन अंकुर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की वेबिनार सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए वेलकम एड्रेस पार्टिसिपेंट्स को करें। थैंक यू दिनेश जी। वाइस चेयरमैन CIRC, रिस्पेक्टेड स्पीकर महोदय अंकेश भाई साहब, और मेरे को कलीग रीजनल काउंसिल राजीव गुप्ता जी, जयंत तिवारी जी सेक्रेटरी, एंड राकेश जी। स्पेशल थैंक्स राकेश जी, आपके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है और ऑर्गेनाइज किया गया। थॉट थी आपके द्वारा, अच्छी थॉट थी कि 8 दिन तक हम मेंबर्स को पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉपिक हम समझाएं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनिशिएट लिया और हमको एक आइडियाज दिया, और इसको आइडिया को भलीभूत मतलब एक रूपरेखा के रूप में आयोजित करने के लिए राजीव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भैया ने एक वन बाई वन ईंटें रख के, वन बाई वन प्रोग्राम बना के पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, उसके लिए राजीव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वाइस चेयरमैन जो छत्तीसगढ़ छोटी सी जगह में है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम की डिजाइन की है, प्रोग्राम को शेड्यूल किया है कि इस तरह से अपन रोजाना रख सकते हैं जिससे मैक्सिमम मेंबर तक ये चीज पहुंचे। कि जहां तक मेंबर क्या होता है, छोटी जगह पे मेंबर सेमिनार होती नहीं है बैंक ऑडिट की, और वहां बैंक ऑडिट आती है तो मेंबर तक नए नॉर्म्स, नई चीजें, जो चीजें चेंज होती है वो कैसे पहुंचे। तो उसके लिए ये वेबिनार एक अच्छा माध्यम हो सकता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और पूरी मेरी CIRC टीम का, जिन्होंने ये सब मिलके हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आप सबसे पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ये सिंगल लिंक है, 8 दिन तक वैलिड रहेगा कंटिन्यू, और सिंगल लिंक से ही अपन 8 दिन रोजाना लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मेंबर तक लिंक नहीं पहुंच पाया, हम नहीं पहुंचा पाए, हमने वो कोशिश की है सब तक मेल पहुंचे, फिर भी अगर किसी मेंबर तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे अपना नॉलेज है वो आगे तक अपन शेयर कर सके, आपस में एक दूसरे की बांट सके। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक में आयत नॉर्म है, जो चीजें चेंजेस हुई है बैंक ऑडिट में, क्या क्या चीजें चेंज हुई है। आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास 2-3 सालों के बाद में पहली बार ऑडिट आई है। 2021 में लफार में मेजर चेंजेस हुए हैं। जो पहले लफार होती थी वो और आज की लफार में आप देखोगे तो डिजास्टर चेंजेस है। तो उस चेंजेस को मेंबर तक पहुंचाना, मेंबर तक अपडेट करना और कैसे उसकी प्लानिंग करना ऑडिट की, एक बहुत जरूरी पार्ट है कि आप लफार को डे वन से ही लेके चलें
कि लास्ट डे अपन ये सोचे 2 3 4 घंटे में अपन बना लेंगे, लफान नहीं बना सकते। तो ऑडिट करते समय आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। आज के हमारे जो स्पीकर है वो हमको समझाएंगे कि कौन कौन से रूल रेगुलेशन को हमको ध्यान रखना है। और कोशिश की है हम लोगों ने कि पूरी बैंक ऑडिट को 8 भागों में टुकड़े में बांटा है, और इसको 1 2 3 में इसलिए लेके गए, कुछ मेंबर्स को ऑडिट के दौरान भी ना प्रॉब्लम आती है, तो वो उसके लिए भी हम एक हेल्प डेस्क बनाने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, चारों पांचों 8 दिन के, उनको सबको हम आपस में रिलेटेड करके एक ग्रुप बना के कि मेंबर तक ऑडिट करते समय दौरान के समय भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका भी रिजोल्यूशन हो, तो उसका भी एक ग्रुप बनाएंगे हम सब लोग मिलके। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आपने हम मेरे को सुना, मौका दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू दिनेश जी। थैंक यू चेयरमैन सर, सच इंस्पायरिंग। आपका जो वेलकम एड्रेस था वो बहुत इंस्पायरिंग था, और फ्यूचर में जैसा आपने कमिटमेंट किया है कि हम एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, और वो कमिटमेंट पूरा होगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों ही उतने एनर्जेटिक हैं और मेंबर्स के काम के लिए बैठे हुए हैं। राकेश वर्षोनी जी से भी मैं निवेदन फिर से करूंगा कि वो इस हमारे चेयरमैन के कमिटमेंट में सहयोग करेंगे, और हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस कमिटमेंट पे हमारे सीआईआरसी का सहयोग करेंगे सर। अब मैं नेक्स्ट वेलकम एड्रेस के लिए आज के जो इस प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत हैं राकेश वर्षने जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर आपने ये प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया, कैसे आपने सोचा, और क्या आपने ऐसा जरूरत समझा इसकी कि ये प्रोग्राम आपने हमारे सीआईआरसी को करने को कहा, और हम आपके पीछे पीछे हो लिए। प्लीज 2 शब्दों में आप अपना बयान जरूर वेलकम एड्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बेसिकली मैं काफ़ी समय से इस तरह के प्रोग्राम मैं करता आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो नए मेंबर्स हैं या जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को नॉलेज बहुत होती है। कंसोलिडेट, बेसिकली प्रॉब्लम उनकी वही आती है कि वो लास्ट मोमेंट तक कंसोलिडेट नहीं कर पाते, और जब कंसोलिडेशन नहीं हो पाता तो जो उनके पूरे प्रोग्राम के, जो उनकी पूरी मेहनत होती है बैंक ऑडिट को करने की, वो सारी वेस्ट हमारी चली जाती है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए, कि छोटी छोटी चीजें जब तक कि हम अपने मेंबर्स को नहीं बताएंगे, और हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा उसका ये पूरा प्रयत्न रहा है, ना खाली इंस्टीट्यूट का बल्कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, हमारे ब्रांचेज हैं, हमारे जितने भी स्टडी सर्कल्स हैं, हमारा ये स्ट्रेस रहता है कि हम किसी भी तरह से अपने मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा एनरिचमेंट करके, उसकी नॉलेज को एनरिच करके उसे अच्छी तरह से उसे काम कराएं, और काम कराने के साथ साथ उसको कंसोलिडेशन के लिए लेकर के आए। तो इन सब चीजों को बताने के लिए एक दिन की जो सेमिनार होती है, 3 घंटे की सेमिनार, जो 6 घंटे की सेमिनार में वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो उसके लिए मेरा जयंत तिवारी जी से एक बार बात हुई, तो मैंने कहा वैसे इस तरह से हम देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेंबर्स को इस तरह से वो चीज हो नहीं पा रही। तो बेटर है कि बजाय इस तरह के जो बड़े बड़े शहरों में हैं, बड़े बड़े महानगर में जहाँ स्टडी सर्कल्स हैं, जहाँ चैप्टर्स हैं, ब्रांचेज हैं, वो सारी जगह तो सेमिनार्स हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि रूरल एरियाज में जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके पास वो नॉलेज शेयरिंग नहीं हो पाती। तो उसका द बेस्ट वे हमारी जूम मीटिंग के ही द्वारा ही बन पाता है। तो उसके लिए तिवारी जी ने बहुत एक्टिवली, बहुत पैशनेट होकर के उसको लिया, और उसे लेकर के राजीव भैया ने और अपने चेयरमैन साहब ने मिलकर के इसे इतना एक बृहद रूप दे दिया कि जिससे कि ना केवल शहरों के लोगों को, बल्कि जो इंटीरियर गांव के लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिले। क्योंकि ये जो हमारी स्टेचुरी लाइबिलिटी है, कि हम अपने जितने भी ऑडिट्स हैं उसको मैक्सिमम अपने एफर्ट्स लगा करके पूरे इस नॉलेज के साथ जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक मजा नहीं आएगा। तो इन सब चीजों के लिए तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा, कि उन्होंने बहुत अग्रेसिव होकर के, राजीव भैया ने बहुत अग्रेसिव होकर के इस प्रोग्राम को बहुत बृहद रूप दे दिया। और जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा, तो इसके लिए हम लोगों ने विचार अभी बन रहा है कि किस तरह से, कि जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंबर्स की प्रॉब्लम आती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करवाएं, इस पर हम लोगों का अभी मंथन चल रहा है। तो जैसे ही वो, जैसे चेयरमैन साहब का आदेश होगा, तो 100% पूरी टीम, नॉट ओनली द आईसीआई, द पूरी टीम अपनी सीआईआरसी की और सारे सभी मेंबर्स की, हम सब एक साथ ही हैं, एक ही यूनिटी, एक ही पार्ट है। तो सब, उन सब लोगों को हम बहुत अच्छा एक प्रोग्राम दे सकते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू। आगे भी आप ऐसे ही CIRC को सहयोग करते रहे सर, आपसे 100%, अपेक्षा यही रहेगी। 100%। हमारे बीच हमारे सीनियर सेंट्रल काउंसिल मेंबर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल अनुज गोयल जी ज्वाइन कर चुके हैं हमें, और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अनुज गोयल जी ने CIRC के लिए समय निकाला और आज हमको ये समय दिए हैं। मैं इनसे पहले 2 मिनट आज के इस कार्यक्रम के एग्जीक्यूटर राजीव गुप्ता जी को भी 1 मिनट के लिए जरूर मैं बुलाना चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत उन्होंने सहयोग किया है। 1 मिनट सर, आपका भी वेलकम एड्रेस नहीं, पार्टिसिपेंट्स को चाहिएगा सर। दिनेश भाई साहब, मैं चाहूंगा कि अनुज भाई साहब है, अनुज भाई साहब हमारे CCM भी है और उनसे प्रेरणा भी हमें मिलती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि अनुज जी भाई साहब ही इसमें बोले, और अपन तो जुड़े रहेंगे, सीरीज चलती रहेगी, तो आगे पीछे आपके साथ रहेंगे और हमेशा सबको मेंबरों को लाभ मिले, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इच्छा है। तो मैं चाहूंगा अनुज भाई साहब बोले। थैंक यू राजीव भाई, ओवर। थैंक यू राजीव भाई। नाउ सभी पार्टिसिपेंट्स भी सुनने के लिए तत्पर होंगे हमारे अनुज भाई को, जो कि बहुत ही सीनियर सेंट्रल काउंसिल मेंबर है। जब से मैं CA बना हूं तब से सर को जानता हूं, और सर हमेशा तत्पर रहते हैं, और इनका इस प्रोग्राम में आना मतलब ये प्रोग्राम सक्सेस हो गया, मैं ये भी मानता हूं। और मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा अनुज गोयल सर से कि वो पार्टिसिपेंट्स को वेलकम एड्रेस करें सर। प्लीज प्लीज गोयल सर, प्लीज वेलकम। Thank you, CA Dinesh Kumar Agrawal ji, Vice Chairman, Central India Regional Council. We are really, really grateful to see Kesh Vyas sir, who is a very, very permanent resource person and very, very busy, because this is his period of time. Bank audit programs are there here and there. So I'm really grateful to see Kesh Vyas ji. We are having the presence of Jayant Kumar Tiwari ji, our Honorable Secretary of Central India Regional Council, CA Rajiv Gupta sir, our Honorable Regional Council member, and my very, very prominent leader of Jawahar Park CP Study Circle, CA Rakesh Vasneji, and I welcome all our honorable delegates from each and every part of country, rather outside country also. More than 204 delegates are live, and I just saw Jindabad also of Amit Agrawal ji. So thank you, Amit ji. Jindabad to all our honorable chartered accountants, long live ICI and all the members of ICI. So I'm really very happy that our honorable members of the Institute of Chartered Accountants of India, particularly the small and medium practitioners, are putting their best to see that how we can really put our best for this very, very important segment of the economy, the banking sector. And in spite of all the pressures, all the limitations, we are very well aware that that you never know whether you are going to do the audit or not. And then there is always a pressure, a case, sir, that very soon the bank management want to get the audit concluded, and we are very well aware that the branch you are auditing, I am really happy that the chairman Central India Regional Council, C. Ankur Kumar Gupta sir from Jaipur is amongst all of us. He is traveling to Leh and Ladakh. So welcome the chairman Central India Regional Council, and friends, I am really very happy that in spite of that pressure, that at the 11th hour we come to know that which branch has to be audited by us, and in a very, very short span of time we have to discharge our responsibility. Our members, our chartered accountants do put their best to come up to the expectation of the stakeholders, to come up to the expectation of the government, to come up to the expectation of the Institute of Chartered Accountants of India. And today, Kesh Vyas sir is going to deliberate on very, very important topic, overview of prudential norms and advances. And friends, we are very well aware that it is a balance sheet audit.
And in balance sheet also, this is the audit of asset side of the advances, and there is always a great pressure that how the accounts which are non-performing, how if these have not been classified for one reason or another by the bank management as non-performing, then there is always a great pressure on the members of the Institute of Chartered Accountants of India to avoid the memorandum of changes, to avoid that suggestion that it should be classified from performing to non-performing. But I will request to all our honorable members that as far as RBI prudential norms are concerned, RBI IRAC norms are concerned, these prudential norms are the Gita for the bankers first, and of course for the auditors also. And we should never ever try to compromise at any cost, because great expectations of the stakeholders, great expectations of the Reserve Bank of India, great expectations of the Institute of Chartered Accountants of India, great expectations of the SEBI. And you must be very well aware that poorest of the poor of this country is the stakeholder in a bank, either as a shareholder or as a depositor. And that hard-earned money of the poorest of poor is being given to the members of the industry and business, and members of the society also, as personal loan or otherwise also, through advances. And we have to certainly see that if necessary changes are supposed to be there, then we should certainly suggest the memorandum of changes. And but we should have certainly the expert knowledge, and we are having the best of the resource person, Rakesh Vyas ji. And as far as I know, there is no change this year as far as the prudential norms are concerned. But because the bank audit is not a regular exercise by most of the chartered accountants, at times it happens that only and only you are doing the branch statutory audit at the year end, and even if one is doing any concurrent audit or any other stock audit, etc., one in normal course generally not very stress is given as far as the classification of advances are concerned. So I will not be taking you further time, as we are very, very eager to hear our learned guest speaker, Sri Rakesh Vyas ji. I once again express my gratitude to all our honorable leaders of the profession of the Central India Regional Council, my elder brother Sri Dinesh Kumar Agarwal ji, Honorable Vice Chairman of Central India Regional Council, our Honorable Secretary of Central India Regional Council, Sri Jayendra Kumar Tiwari sir, Sri Rajiv Gupta ji, our Honorable Regional Council member, Sri Rakesh Vasne ji, who is the founder of Jawahar Park CP Study Circle, and of course, invisible Chairman of Central India Regional Council, Sri Ankur Kumar Gupta ji, and over to Sri Dinesh Kumar Agarwal ji, Honorable Moderator of this program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Dear participants, मुझे ऐसा लगता है कि अनुज जी ने बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरी बैंक ऑडिट के बारे में गाइड कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको अपडेट रहना चाहिए, क्या क्या चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक्सपीरियंस जो है इतने शॉर्ट में पूरे बैंक ऑडिट को इन्होंने समेट दिया, ये हम सभी पार्टिसिपेंट्स को काम आएगा ड्यूरिंग बैंक ऑडिट, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू अनुज सर, थैंक यू। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं सभी से थोड़ा आपको बताना चाहूंगा राकेश व्यास जी के बारे में। उनका इंट्रोडक्शन 3 लाइन में देना चाहूंगा। मिस्टर राकेश व्यास, रेस्पेक्टेड राकेश व्यास जी is a practicing chartered accountant since 1986.
he is practicing in bank statutory audits, concurrent audit, and he is a faculty member of certificate course of concurrent audit of banks of ICI and regular speaker on bank audit. सर इनका वैसे परिचय बहुत लंबा है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और सीनियर फैकल्टी हैं हमारे आईसीआई के। मुझे ऐसा लगता है आप सभी पार्टिसिपेंट्स इनको सुनने के लिए आतुर होंगे। मैं जितना भी इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन दूं, सूरज को दिया दिखाने जैसा रहेगा, तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है शायद इनको भी, और मैं आपके और अकेश व्यास जी के बीच में नहीं आऊंगा। अब मैं सीधा माइक हैंड ओवर कर रहा हूं आज के हमारे ऑनरेबल स्पीकर अकेश व्यास जी को। सर ओवर टू यू, अकेश व्यास। Thank you, sir, and thanks everyone for joining here, and thank you, Anuj ji and Vashni ji and Rajiv ji and all CIRC members for inviting me here. सर बड़ी आपने ज्यादा ही कुछ परिचय दे दिया मेरा, इतना इस लायक हूँ नहीं सर, but anyway, thank you very much for your kind words. And जहां तक हम सर बैंक ऑडिट की बात करते हैं, अब तो सारे ही ईगरली वेट कर रहे हैं कि किसी तरह कहाँ पे हमारे जिनके अपॉइंटमेंट्स आ गए, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, जिसके नहीं आए वो थोड़ा सा है परेशान, लेकिन खैर चलिए ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। क्यों हम लोग इतने परेशान मतलब हैं या खुश हैं? क्योंकि देखिए हम तरह तरह की बैंक ऑडिट्स करते हैं, लेकिन जो थ्रिल, जो सेटिस्फेक्शन इस ऑडिट में शायद कहीं पे नहीं। मैं तो सारे भर कॉन्करेंट भी करता हूँ, स्टॉक ऑडिट एंड क्रेडिट ऑडिट एंड ऑल दैट, लेकिन सर ये जो एक मजा है एवरीबॉडी नोज की क्या है। और सर इसके अंदर जब हम आयरेक्ट नॉर्म्स की बात करते हैं और एनपीए की बात करते हैं, तो देखिए कोई भी बैंक, कोई भी ब्रांच एनपीए नहीं चाहता। एनपीए क्या होता है सर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आरबीआई का मास्टर सर्कुलर इसी को गाइड करता है। एक मास्टर सर्कुलर है 1 जुलाई 2015 का, उसको अपडेशन हुआ है 1 अप्रैल 2023 को। और आरबीआई का सर्कुलर ये कहता है कि एनपीए क्या है? एनी एसेट विच सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, इट इज एन एनपीए अकाउंट। मतलब जिस दिन एनपीए हुआ सर, उसी दिन जो है वो उसने अपनी इनकम जनरेट करना। और बैंक का क्या है? इनकम तो सारी एडवांसेस ही है या ट्रेजरी इनकम होती है मेनली। ट्रेजरी से तो हमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन एडवांसेस से अगर इनकम जनरेट होना बंद हो जाए तो सर वो फिर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता है। और अभी एक आया था डाटा भी, अभी पार्लियामेंट में पेश हुआ है कि सर 10 साल में 16,35,000 करोड़ के एडवांसेस राइट ऑफ हुए हैं। तो ऑब्वियसली दे वर एनपीए एंड देयर आफ्टर उसमें रिकवरी नहीं थी, उससे काफी राइट ऑफ हुए हैं। और जहां तक हम बात करते हैं सर एनपीए की, कि एनपीए होते क्यों है, थोड़ा सा हम उसको भी देखेंगे। रोज हम लोग देखते हैं अपने ऑडिट पीरियड में कि ऐसे ऐसे अकाउंट्स दिए जा रहे हैं जो कि जिनकी क्वालिटी का, जिनका ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर नहीं हुआ है। अभी मैं इस सेमिनार को अटेंड करने से पहले एक ब्रांच से आ रहा हूँ, एक क्रेडिट ऑडिट करके। मैनेजर ने, जो ब्रांच के हेड है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए का लोन दे दिया है। अप्रेजल नोट में सिर्फ ये लिखा है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, कुछ नहीं लिखा सर। कोलेटरल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है वो ले रखी है, दैट इज फाइन। अप्रेजल नोट में उन्होंने ये लिखा कि 1-2 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी को खरीदेगा वो बिजनेसमैन, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, पहले से 3 इंडस्ट्रीज चल रही है, एक और लेगा, फर्नीचर पे खर्च करेगा, सम अदर आइटम्स जिसको लिखा, और इस तरह करके उन्होंने ये निकाला कि ये 3 करोड़। अब हम देख रहे हैं कि सर बिल्डिंग के ऊपर वो कह रहा है कि एक नई प्रॉपर्टी परचेज करेगा 3 करोड़ की। जो डिसबर्समेंट गया है वो पार्टनर्स के अकाउंट में गया है, और अल्टीमेटली कुछ 2-3 इंडिविजुअल्स को वो पैसा गया है। यहां तक तो सब सही है, लेकिन एक बात आती है कि सर किस बेस पे वो 3 करोड़ रुपए, जो उन्होंने 2 करोड़ रुपए जो है डिसबर्स किए हैं फॉर बिल्डिंग परचेज, उसका क्या रिकॉर्ड है? उन्होंने लाके साहब एक एग्रीमेंट टू सेल दिखा दिया कि सर ये देखिए, ये एग्रीमेंट टू सेल है, इसमें ये 3 सेलर्स हैं और ये हमारे फर्म है जिसको हमने फाइनेंस किया है, दैट इज द एग्रीमेंट टू सेल। अब यहां से काम नहीं बनता। एग्रीमेंट टू सेल तो मैंने उनसे ये कहा कि साहब हम 3 जने मिल जाते हैं और आपके पास आते हैं, कहते जी 10 करोड़ रुपए आप हमें दे दो, तो हम एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जो 20 करोड़ की है, और ये उसके सेलर है और ये बायर है, और इसका एग्रीमेंट हो गया। इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस कर रहे हैं तो आपके पास उसका पूरा चेन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, कि हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जो सेलर है क्या वो उसके एक्चुअल ओनर्स है? ओनर होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए एक लीगल सर्च होगी उसकी, जो कि एक एडवोकेट देगा।
वो बताएगा कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली उनके नाम में है, दे आर द लॉफुल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लेने हैं, और उसके बाद उसका वैल्यूएशन भी होगा। और बैंक ऐसे डिसबर्स नहीं करेगा कि ऑल ऑफ ए सडन उसने जो है अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया और वो फंड्स रिलीज कर दिए। उसका एक पोर्शन जो है मार्जिन मनी होती है जो कि उसको बायर को लगाना है। और उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी की डील होगी तो उसकी एक डीडी बनेगी जो कि रजिस्ट्रार के सामने पेश होंगे, वो डीडी दी जाएगी और उसकी एक रसीद मिलेगी जो कि बैंक अपने पास रखेगा। ये सब प्रोसेस होता है। अब उन्होंने तो सीधे सिंपली उसको ट्रांसफर कर दिया, पैसे को आगे दिखा दिया, एग्रीमेंट टू सेल है। दीज आर द डेफिशिएंसीज दैट वी हैव फाउंड आउट। फर्नीचर का कह रहे हैं जी 25 लाख रुपए देंगे, देयर इज नो कोटेशन एट ऑल किसको दिया है। और अगर आपको देना है तो आप सप्लायर्स को दीजिए। अकाउंट एनपीए ऐसे ही बनते हैं सर। ड्यू डिलिजेंस अगर नहीं हुआ तो अकाउंट एनपीए होने के पूरे आसार हैं। अब जब होगा तब है। फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू राइट कि दीज आर द डेफिशिएंसीज। कभी टाइम दिया उनको कि ठीक कर लो। इसलिए सर एक काम देखिए, देखिए प्रॉपर्टी इज द मेन थिंग, मेन सिक्योरिटी इन एनी अकाउंट। अगर कोलेट्रल स्ट्रांग है तो सर अकाउंट अगर एनपीए भी हो गया तो बैंक की रिकवरी हो जाएगी। और आप जब ऑडिट कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है तो क्या वो मॉर्गेज प्रॉपर है। रिसेंटली आई फाउंड आउट कि एडवोकेट ने अपनी रिपोर्ट में ये दे रखा है कि एक प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेज की गई है बैंक के द्वारा 46,000 स्क्वायर मीटर की है, और अंदर उसने रिपोर्ट में ये दे रखा है कि 33,000 स्क्वायर मीटर इज मॉर्गेजेबल। लेकिन 13,000 स्क्वायर मीटर में गवर्नमेंट ने यूज नहीं दे रखा है, सीएलयू नहीं दे रखी है, चेंज ऑफ लैंड यूज। वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं हो सकती। अब चूंकि बैंक ने सारी की सारी मॉर्गेज कर रखी है तो अब इसका क्या है कि सर इसका इफेक्ट आ सकता है कल इन्फोर्सेबिलिटी के ऊपर। एक अभी और रिसेंटली केस देखा जहां तक प्रॉपर्टी के मॉर्गेज की बात होती है। एक हाउसिंग लोन हेड ऑफिस ने सैंक्शन किया, 7.5 करोड़ रुपए का लोन दिया है, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्लियर कट एग्रीमेंट टू सेल में और हेड ऑफिस सैंक्शन में ये लिखा गया है कि 2 सेलर होंगे और 3 बायर्स होंगे, और 3 के तीनों बायर्स जो है ज्वाइंट बोरोवर्स होंगे। अब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आए हैं स्प्लिट अप होके 12.5 करोड़ के। एक में 2 सेलर है, एक बायर, और एक में 1 सेलर है और 3 बायर। अब दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। देखिए अब कल अगर ये अकाउंट कहीं पर प्रॉब्लम में आता है देन दीज थिंग्स विल कम अप। खैर वो तो खैर बैंक अपना देखेगा, बट वी आर सपोज टू चेक कि क्या वो प्रॉपर्टी या जो भी कुछ किया गया है वेदर दैट इज मॉर्गेजेबल, क्या प्रॉपर है या नहीं। क्योंकि एनपीए बाद में जब अकाउंट होता है तो फिर प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं मिलती उसमें से। इट्स मेनली द कोलेटरल सिक्योरिटी दैट काउंट्स। जहां तक हम नॉर्म्स की बात करते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स की, अकाउंट या तो स्टैंडर्ड होता है या एनपीए होता है। कोई भी अकाउंट जो कि फ्रेश दिया गया है वो स्टैंडर्ड ही होगा। कोई भी अकाउंट अगर टेक ओवर हुआ है वो भी स्टैंडर्ड होगा। एग्जिस्टिंग ही अकाउंट एनपीए हो सकते हैं, एंड दैट टू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि उसमें कैसे कैसे रिकवरी है। कोई भी बैंक इसलिए एनपीए नहीं करना चाहता क्योंकि वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता है। अकाउंट एनपीए होते ही पहली बात तो उसके अंदर तब तक इंटरेस्ट बुक नहीं होगा इनकम में जब तक कि वो अकाउंट अपग्रेड नहीं हो जाएगा फ्रॉम एनपीए टू स्टैंडर्ड। और अकाउंट एनपीए से स्टैंडर्ड कब होगा? अगर वो कोई टर्म लोन है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कोई भी जितना भी ओवरड्यू था पूरा की पूरा पैसा वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, सपोज 4 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू थी, ये नहीं कि पार्टी ने 2 इंस्टॉलमेंट जमा करा दी और कह दे जी कि अब तो मेरा अकाउंट अपग्रेड कर दो, नथिंग। जो भी ओवरड्यू था, जब तक अकाउंट ओवरड्यू नहीं हुआ 90 डेज से ऊपर, तब तक वो एसएमए में रहता है। उसमें पैसा जमा करा देगा तो ओवरड्यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एनपीए नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एनपीए बन गया, सारा के सारा पैसा जितना भी ओवरड्यू था वो सारा उसको जमा करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि आगे उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हो सकता है लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांसेस करके जो इनकम हेड होता है उसमें वो पैसा नहीं जाएगा। वो पैसा या तो इंटरेस्ट सस्पेंस में जाएगा या जहां भी जाना है लायबिलिटी में वो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि अकाउंट में इंटरेस्ट ही ना, वो बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है कि वो अकाउंट में डेबिट ही ना हो, कहीं मेमोरेंडम में हो। तो ये आप देख लीजिए, पहला तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, उसके अंदर अगर कोई अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है वो सारा के सारा रिवर्स होगा। उसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है वो डेबिट होगा और पार्टी को क्रेडिट होगा। तो वहां भी पी एंड एल हिट हुआ। इसके अलावा प्रोविजन होगा, जो कि प्रोविजन ज्यादातर जो है हेड ऑफिस लेवल पे ही होता है। लेकिन एक अकाउंट अगर एनपीए हो गया तो प्रोविजनिंग के कुछ नॉर्म्स बताए गए। अगर सब स्टैंडर्ड है दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ एनपीए,
सिक्योर्ड पोर्शन पे 15%, अनसिक्योर्ड पे 25%। डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% होगा, लेकिन अगर वो सिक्योर्ड है तो वो D1, D2 एंड D3 करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किए हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ D1 इज डाउटफुल, D1, 1 to 3 years it is D2 and over 3 years it will be D3। D3 के अंदर चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो 100% प्रोविजनिंग। D2 में सिक्योर्ड पोर्शन पे 40, अनसिक्योर्ड पे 100, D1 पे 25% एंड 100%। दैट मीन्स कि अगर अनसिक्योर्ड है और डाउटफुल में है तो 100% प्रोविजनिंग होगी। तो इस तरह से प्रोविजनिंग होती है। इसके अलावा लॉस का भी जो है प्रोविजनिंग है, एंड दैट इज 100%। तो यही 4 कैटेगरी है। तो इस तरह से बैंक का प्रॉफिट हिट होता है। अब अगर हमारे कोई अकाउंट आइडेंटिफाई किया एनपीए, हम कहते हैं कि ब्रांच ने तो क्लासिफिकेशन किया है उसका स्टैंडर्ड, हम कहते हैं नहीं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो सब स्टैंडर्ड है। तो इसका इफेक्ट आपका कहाँ कहाँ पड़ेगा? एक तो आपको जो है एमओसी के अंदर आपको 2-3 शीट्स मिलेंगी। एक शीट ऐसी होगी या हो सकता है ऑनलाइन हो आपका, जहाँ पे पैकेज हो, वो कहेगा कि आपको क्लासिफिकेशन क्या सजेस्ट कर रहे हैं। आप ये सजेस्ट करेंगे कि ये ब्रांच ने जो है ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, आप कहेंगे ये स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें अमाउंट भी पूछेगा, आप कहेंगे ये सब स्टैंडर्ड है। दूसरा वो पूछेगा कि आप इसके ऊपर इंटरेस्ट का जो है अगर कोई इफेक्ट आ रहा है, जिसको पीएनएल की एमओसी और असेट्स की एमओसी हिट करेगी। आप कहते हैं कि अनरियलाइज इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें जितना भी अनरियलाइज इंटरेस्ट होता है वो सारा रिवर्स किया जाता है। तो आप अनरियलाइज इंटरेस्ट जैसे है, सपोज कोई सीसी अकाउंट है 5 करोड़ का और उसमें 5 करोड़ 10 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट की वजह से ओवर है, और अकाउंट आपने क्लासिफाई किया कि ये सब स्टैंडर्ड है, तो जो 10 लाख रुपीज है वो आप सजेस्ट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड अकाउंट को तो डेबिट किया जाए, मतलब ये इतना रिड्यूस किया जाए इनकम, और पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। पार्टी का अकाउंट एडवांसेस में है, वहां पे असेट्स के अंदर जो है उतना अमाउंट लेस किया जाएगा। और जहां तक प्रोविजन की बात आती है, आपको सिर्फ इंक्रीज को अफेक्ट करना है, आपको सजेस्ट करना है यहाँ पे कि इतने से ये 5 करोड़ रुपए जब बढ़ गया, सब स्टैंडर्ड में आ गया, तो इसके अंदर आपका प्रोविजन कितना पड़ता है। सपोज पूरा के पूरा 100% सिक्योर है, तो आप उसके ऊपर कहेंगे 15%, 5 करोड़ का 75 लाख रुपए प्रोविजन और ऐड करना है। तो ये चीजें हैं जो कि आपके इसको हिट करेंगी, एमओसी को। इसके अलावा एलएफआर में भी आपसे पूछा जा रहा है। एलएफआर में वो पूछता है कि डू यू एग्री विद द क्लासिफिकेशन मेड बाय द ब्रांच। आप लिखेंगे नहीं। ये अकाउंट्स हैं जो कि एनपीए है हमारे हिसाब से, इनका क्लासिफिकेशन चेंज होना चाहिए, और जो अकाउंट्स आप एलएफआर में दे रहे हैं वही अकाउंट्स आपके एमओसी में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एलएफआर में तो आपने कह दिया कि ये 3 अकाउंट्स हमारे हिसाब से एनपीए है लेकिन एमओसी आ रही है nil। वो गलत है सर। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चंस वो इसी से रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें हैं। अब इसके ऊपर एनपीए के ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं, काफी डिबेट्स हैं, काफी मिसकंसेप्शंस हैं। पहला तो ये है कि एक अकाउंट अगर उसका एनपीए होता है तो क्या सारे अकाउंट एनपीए होंगे सारे बैंक्स के अंदर? पहली बात तो एक बैंक का अकाउंट जब भी खुलता है उसका एक सीआईएफ बनता है, और वो सारी ब्रांचेस में जो है कस्टमर आईडी जो है चलता है। अब एक ब्रांच के अंदर एक अकाउंट एनपीए हो गया किसी बैंक के अंदर, तो उसके चाहे ऑल ओवर इंडिया जितने भी अकाउंट्स हैं, जहां से भी लोन ले रखा है, उस ब्रांच के अंदर भी अगर कोई लोन ले रखा है, सारे अकाउंट एनपीए हो जाएंगे। सिर्फ एक छोड़ के, जहां पे अगर लोन अगेंस्ट एफडीआर या केवीपी या एनएससी है और उनकी वैल्यू अगर आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर अकाउंट एनपीए नहीं होगा। जहां तक दूसरे बैंक की बात आती है, उसका अगर कहीं पे और लोन चल रहा है तो वो अपना चलेगा, उससे इस अकाउंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात आती है कंसोर्शियम लोन्स में, जहाँ पे एक लीड बैंक होता है और कुछ मेंबर बैंक्स होते हैं, ज्वाइंटली उनको जो है फंडिंग होती है। ये कहा जाता है कि साहब लीड बैंक के अंदर अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो क्या सारे मेंबर बैंक्स में एनपीए होगा? नहीं सर। आरबीआई नॉर्म्स वेरी क्लियर है इसके बारे में कि सिर्फ लीड बैंक का अगर है तो लीड बैंक, या कोई इंडिविजुअल बैंक के अंदर भी वो अकाउंट है तो वो इंडिविजुअल बैंक के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं कि पूरे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सारे के अकाउंट्स में एनपीए होगा। अब एक बात आती है कि सर अकाउंट तो फुली सिक्योर्ड है, थोड़े से मामूली से पैसे की वजह से ये अकाउंट एनपीए हो रहा है, क्या सिक्योरिटी इफेक्ट करती है? असेट क्लासिफिकेशन में नहीं करती सर। चाहे कितना भी असेट्स हो, अगर अकाउंट की रिकवरी नहीं है एज पर द नॉर्म्स, तो अकाउंट एनपीए होगा। लेकिन ये वाइस वर्सा हो सकता है एक दो कंडीशंस में, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये कह रहा है कि साहब अकाउंट तो कंटिन्यूअसली ओवरड्रॉन है, इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है,
एवरीथिंग एज पर द नॉर्म्स, अकाउंट एनपीए होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा। सिर्फ एक कंडीशन होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट्स जो होते हैं उनमें अकाउंट एनपीए नहीं होता, उनमें लेकिन इंटरेस्ट भी जो है इनकम में नहीं लिया जाता। अब यहाँ पे एक वर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरे, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी का मतलब ये होता है कि देयर हैज टू बी ए गारंटी बॉन्ड। ऐसे नहीं कि सर कहीं इस तरह की स्कीम्स हैं सीजीटीएमएससी और ये सब, किया हम उसको मान लें कि साहब वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। नथिंग, देयर हैज टू बी ए पर्सन ऑथराइज्ड, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जाएगा ब्रांच के अंदर एग्जीक्यूट करेगा गारंटी बॉन्ड। अगर ऐसा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड है, अदरवाइज नहीं। अकाउंट बिल्कुल रेगुलर इरेगुलर नहीं है, सब कुछ सही है, फिर भी अकाउंट एनपीए हो सकता है। यहाँ पे आती है बात सर असेट्स की। अगर किसी भी असेट को वैल्यू की गई और आपने देखा कि अकाउंट तो बिल्कुल रेगुलर चल रहा है, लेकिन आज की डेट में हम कर रहे हैं 31 मार्च 25 को ऑडिट, और हम देखते हैं कि उसका जो नया वैल्यूएशन आया, सपोज कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज उसके अंदर, उस प्रॉपर्टी का असेट वैल्यू का इरोजन हो गया है फ्रॉम 50% टू 90%। ऐसे अकाउंट को आप क्या क्लासिफाई करेंगे? डाउटफुल के अंदर सीधे। आप सब स्टैंडर्ड में नहीं ले जाएंगे, आप सीधे उसको डाउटफुल में ले जाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द अकाउंट बीइंग रेगुलर विदाउट ए सिंगल पैसा ओवरड्यू। और अगर 90% से ऊपर अगर वैल्यू इरोजन है तो आप उसको कहाँ ले जाएंगे? लॉस में। उस केस में क्या होगा? 100% प्रोविजन। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है सर। ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर जो है एसेट्स की वैल्यू को भी काउंट किया जाता है। और कोई अकाउंट अगर डिक्लेयर कर रखा है बैंक ने फ्रॉड में, तो उसके अंदर क्या होगा साहब? 100% प्रोविजन होगा, चाहे भले ही उसके अंदर कुछ भी हो, प्रॉपर रिकवरी हो रही हो नहीं हो रही, वो आपको 100% करना है। एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं, वो सीजन के हिसाब से होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर कोई लोन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का है तो दो क्रॉप सीजन अगर ओवरड्यू हो चुकी है तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक सीजन निकल गया तब एनपीए हो जाएगा। लेकिन सारे एग्रीकल्चर लोन्स इसके अंदर नहीं कवर। जैसे अभी आया है केस लेटेस्ट, उसके अंदर ये है कि कई बार पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है एनबीएफसी से टेक ओवर करते हैं लोन्स को। जिसको गोल्ड लोन दे रखा है फार्मर्स को, उनको बैंक ने कहा है कि ये उसको प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएंगे, वो एग्रीकल्चर नहीं होते। सिर्फ वो लोन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि एनेक्चर 2 के अंदर जो है आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में दी गई एक्टिविटीज लाइक फार्म क्रेडिट एंड ऑल दैट, खाली वही एग्रीकल्चर लोन्स कंसिडर होंगे फॉर स्पेशल नॉर्म्स, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज सब पे 90 डेज का लगेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक आदमी इंडिविजुअल, वो किसी फर्म के अंदर डायरेक्टर है या पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में, फर्म का एक उसका अकाउंट जो है एनपीए हो गया, तो क्या फर्म का अकाउंट भी एनपीए होगा या डायरेक्टर का अकाउंट भी एनपीए होगा? नहीं, वो इंडिविजुअल अकाउंट है, उसका अकाउंट एनपीए हुआ है, उससे फर्म का या कंपनी का स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा असेट्स के। एक बड़ा भारी मिसकंसेप्शन एक ये भी होता है कि सर एक आदमी ने सपोज अक्टूबर में 6 महीने की इंस्टॉलमेंट इकट्ठे पे कर दी एडवांस में, उसका अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है। अब उसका क्या होगा सर? वो तो एक पैसा आगे नहीं पेमेंट कर रहा है। अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है इंटरेस्ट भी सर्व नहीं हो रहा है। तो ये हम क्यों नहीं इसको एनपीए कर देते? ये भी गलत थिंकिंग है, क्योंकि सिस्टम अपने आप केयर करता है सीपीएस के अंदर। आपने इकट्ठे पेमेंट कर दी, आगे नहीं करी, इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है। आप अगर सिस्टम को अगर थोड़े फेमिलियर होंगे तो सीडीएस के अंदर जाएंगे, HACLINQ करके कमांड है, वहां पे अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रिपेमेंट का, उसके अंदर वो दिखाता है कि कितना इंटरेस्ट ड्यू था। या एक और कमांड है HLAOPI करके, अगर आप उसमें देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ, कितना प्रिंसिपल डेबिट हुआ, कितनी रिकवरी हुई, कितना ओवरड्यू है, ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओवरड्यू, ऐसे केस में वो दिखाएगा ओवरफ्लो, वो ओवरड्यू नहीं दिखाएगा। और वो अपने आप इंटरनली जो है उस इंटरेस्ट को सर्व करता रहेगा मंथ वाइज, उसके बाद वो प्रिंसिपल को एडजस्ट करेगा। तो आप ऐसे गलती नहीं करें कि उस अकाउंट को मान लें। और जहां तक ये बात आती है, देखिए बहुत ग्रुप में ये बात चल रही है कि सीजीटी एमएससी, सीजीटी और एक दो स्कीम्स हैं जिसके अंदर जो है एनसीजीटीसी, जो कि जीसीएल लोन्स की कवर कर रही थी। ये सब ट्रस्ट है जहां पे गवर्नमेंट ने एक एश्योरेंस दे रखा है बैंक्स को कि अगर आप लोन देते हैं कोलेट्रल फ्री, जैसे सीजीटी एमएससी में 5 करोड़ रुपए का तक का बैंक लोन दे सकते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो आपको उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट मांगते हैं। जो एक कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है जी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट है और ये अकाउंट एनपीए नहीं हो सकता।
नथिंग डूइंग। ये जो है ट्रस्ट है, ये एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आपने गारंटी फी पेमेंट करी हुई है बैंक ने, और उसके बाद कुछ फुलफिल करते हैं कंडीशंस को, तो एक एश्योरेंस है कि अगर आपका क्लेम वैलिड हुआ तो हम आपको 75%, 65% जो भी आप पेमेंट कर देंगे। इट्स नॉट ए गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट। और ये अगर आप मास्टर सर्कुलर को पढ़ेंगे तो ये कहता है कि इन केस ऑफ एडवांसेस कवर्ड अंडर सीटीएमएससी एटसेट्रा बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग, प्रोविजन आप इस पे नहीं करेंगे इस पोर्शन पे, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये परफॉर्मिंग एसेट है। कोई भी अकाउंट रिस्ट्रक्चर हुआ सर, अकाउंट एनपीए होगा। ये एक बड़ा गोल्डन रूल है। आप अपने जब भी आप ऑडिट करें तो ये देख लीजिए कि कोई भी अकाउंट अगर रिस्ट्रक्चर हुआ है तो वो अकाउंट एनपीए होना लाजमी है। अब रिस्ट्रक्चर का आपको सीबीएस के अंदर कहीं कोई एक कमांड नहीं है जो ये बताए कि ये अकाउंट रिस्ट्रक्चर हुआ है। हाँ, कुछ बैंक है जैसे आईओबी है, उसके अंदर एक अकाउंट आपको जीएल के अंदर मिल जाएगा, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। लेकिन हो सकता है कई अकाउंट ऐसे ट्रांसफर ही नहीं हो जो रिस्ट्रक्चर के अंदर हो। अब आपको ये बैंक के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से अकाउंट इस पीरियड में रिस्ट्रक्चर हुए हैं। अगर रिस्ट्रक्चर हुए हैं तो अनडाउटली दीज अकाउंट्स विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एनपीए। अब आती है बात आरओसी और सरसाई, दो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जिसपे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये कोई भी लोन अगर दिया गया है किसी कंपनी को जिसने अपनी एसेट्स बैंक को चार्ज करी है, या किसी और आदमी ने लोन लिया है और उस कंपनी ने अपना एसेट्स उस लोन को सिक्योर करने के लिए चार्ज किया है, ऐसे केस में आरओसी का चार्ज रजिस्ट्रेशन मस्ट है। आरओसी का चार्ज की तरह सरसाई का चार्ज है, दोनों पब्लिक पोर्टल्स हैं, ताकि अगर कोई और उसको फंड करे तो उसे ये पता चल जाए कि इस कंपनी ने अपनी एसेट्स को कहीं और तो नहीं चार्ज कर रखा है, या इस इंडिविजुअल या और नॉन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ने अपने एसेट्स को कहीं और तो नहीं चार्ज कर रखा है। वो सरसाई में आता है। डिफरेंस दोनों में ये है कि आरओसी में खाली कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, सरसाई में सारी, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, ट्रस्ट हो, कोई भी हो, जिसकी एसेट्स बैंक को चार्ज इंडिविजुअल को वो आएंगे। दोनों का चार्ज must है, लेकिन दोनों के चार्ज में थोड़ा थोड़ा फर्क है। आरओसी का चार्ज में अगर आपने आरओसी का चार्ज नहीं किया तो भी आपके एसेट क्लासिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सरफेसी का नोटिस भी इशू कर सकते हैं फॉर रिकवरी अगर अकाउंट एनपीए होता है। यू हैव फुल राइट्स एक्सेप्ट वन केस, अगर वो कंपनी चली जाती है लिक्विडेशन में, केस रेफर हुआ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड में, कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं, आरपी ने रेफर किया कि वो लिक्विडेट होगी कंपनी, उसको एनसीएलटी ने प्रूव कर दिया। अब लिक्विडेशन के केस में जितने भी एसेट्स होती हैं उनको जो है सर लिक्विडेट करके पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कंपनी का चार्ज आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ट्रीट किया जाता है अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर। और वाटरफॉल मैकेनिज्म के अंदर ये 4th नंबर पे आता है, तो बाय दैट टाइम वहां पे एसेट्स की रिकवरी से पैसा मिलना नियर इम्पॉसिबल है। लेकिन सरसाई जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, एंड दैट इंक्लूड्स इवन मूवेबल्स। 31 मार्च 11 को सरसाई इंट्रोड्यूस हुई थी, तब खाली मूवेबल प्रॉपर्टी की थी। आज की डेट में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज व्हीकल। व्हीकल्स के केस में कार लोन या टू व्हीलर्स का लोन दिया है उसमें सरसाई का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अदरवाइज कोई भी असेट्स हो, सारे के सारे में सरसाई का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और पहले तो ये खाली मूवेबल प्रॉपर्टी पे था, अब ये स्टॉक्स पे, बुक डेट्स पे, इवन फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन जिसको बैंक ने फाइनेंस किया है उसके ऊपर भी जो है सरसाई का चार्ज रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और अगर आपने सरसाई का चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो उसकी ग्रेव इम्प्लीकेशन है, मोर ग्रेव देन द चार्ज विच हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड विद आरओसी। क्योंकि सरसाई में अगर आपने चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो पहली बात तो आप एनपीए का अगर अकाउंट हो गया तो आप सरफेसी का नोटिस इशू नहीं कर सकते। यू फॉरफीट योर राइट्स टू रिकवर योर लोन्स अंडर सरफेसी। और दूसरे अगर किसी ने और ने लोन दे दी इन्हीं एसेट्स के ऊपर और अकाउंट हो गया एनपीए, तो पहला चार्ज उसका मारा जाएगा जिसका सरसाई रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये सब देखिए, हमको एमओसी एमओसी पे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन एलएफआर के अंदर आपसे पूछा गया है कि वेदर ऑल चार्जेस हैव बीन रजिस्टर्ड। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का एक अलग से कॉलम है। दूसरी चीज एक बात आती है सर कि हमने एनपीए की तरफ तो ज्यादा जोर दिया, लेकिन नॉर्मली जो ऑडिटर्स होते हैं वो इस चीज पे नहीं ध्यान करते कि जो रिकवरी हो रही है एनपीए की वो कहाँ जाएगी। हर एक बैंक की एक अलग पॉलिसी होती है, आरबीआई ने कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया है। उसने कहा है कि बोर्ड अपनी पॉलिसी फ्रेम करेगा
फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीए अकाउंट्स कहाँ ले जाएगा? बैंक ऐसा कर सकता है कि वो सबसे पहले प्रिंसिपल रिकवर करे, फिर इंटरेस्ट करे, फिर सर्विस चार्जेस करे, या पहले इंटरेस्ट रिकवर करे, फिर सर्विस चार्जेस रिकवर करे, या फिर प्रिंसिपल रिकवर करे। हमको एक लिस्ट बना के हमें एक अपनी रिक्वायरमेंट में, जिसमें हम मैनेजमेंट से काफी चीजें मांगते हैं ब्रांच से, उसमें आपको ये भी इंक्लूड करना है वो सारे केसेस जो कि जहां पे एनपीए की रिकवरी भी है और उसका कैसे कैसे अप्रोप्रिएशन हुआ है। कुछ बैंक्स में ऐसा हुआ है जहां पे बोरोवर्स ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया अपने अकाउंट में, लोन अकाउंट्स में, और उसने जो है सिस्टम ने उसको अपने इंटरेस्ट में से रिकवर नहीं किया। उसने सबसे पहले प्रिंसिपल रिकवर कर लिया, वो प्रिंसिपल से ही रिकवर होता जा रहा है। ये गलत है। आपको वो देखना है कि बैंक की पॉलिसी क्या बोलती है। फिनेकल के अंदर एक कमांड होती है एनपीएटीएम, अगर उसके थ्रू रिकवरी हो रही है तो सिस्टम अपने आप रिकवर करेगा। वो जैसी भी पॉलिसी है, जो भी सिस्टम में पैरामीटर्स है, उसके हिसाब से वो रिकवर करेगा। इंटरेस्ट पहले रिकवर कर लेगा, प्रिंसिपल बाद में करेगा, उसमें आपको चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपने अकाउंट्स निकाले सारे के सारे और आप देख रहे हैं एनपीएटीएम से रिकवरी नहीं किया, वो सारी के सारे डायरेक्ट पेमेंट करी है बोरोवर ने, ऐसे केस में क्या होगा सर? हो सकता है कि आपको ऐसा मिले कि वो प्रिंसिपल से रिकवर करता जा रहा है, इंटरेस्ट तो बुक ही नहीं हो रहा, जबकि रिकवरी पहले इंटरेस्ट में जानी चाहिए। तो आपको ये मुझसे मिल जाएगी, ये ध्यान कर लीजिएगा। लेकिन एक है कि अगर ओटीएस अकाउंट है, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स है, इंसॉल्वेंसी के अकाउंट्स है, तो उसमें जो है सबसे पहले ज्यादातर प्रिंसिपल ही एडजस्ट होता है। जैसे मैंने बताया 3 स्टेजेस है। सब स्टैंडर्ड 1 साल का है, डाउटफुल 1 ईयर से ऊपर का है, लॉस जैसे बैंक में ऑडिटर्स ने उसको डिक्लेयर किया। लॉस वो अकाउंट्स है मेनली जिसमें जो है रिकवरी के चांसेस बहुत कम है और जो राइट ऑफ नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या करता है बैंक, जब देखता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, तो वो अपने बुक्स को क्लीन करने के लिए राइट ऑफ कर देता है। राइट ऑफ करने के बाद उसमें एक नॉर्मल छोटा सा अमाउंट छोड़ देगा, 100 रुपए या जितना भी उसे छोड़ना है, उसको बोलते हैं टेक्निकली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। तो वो पार्ट तो एनपीए के होते हैं, लेकिन उसमें 100% प्रोविजन होती है। और अगर उसके अंदर कोई रिकवरी होती है, सपोज आपने देखा कि ये लॉस अकाउंट था, रिटर्न ऑफ अकाउंट था, और उसके अंदर ये रिकवरी भी है, तो वो पूरी की पूरी बैंक की इनकम है, वो आपकी इनकम में ही अप्रोप्रिएट। तो इस तरह से ये चलता है। देखिए, अब जहां तक हम बात करते हैं असेट क्लासिफिकेशन की, हमारा असेट क्लासिफिकेशन दोनों का फर्क होता है। सीसी अकाउंट्स का अलग होता है, टर्म लोन का अलग होता है। सीसी अकाउंट्स जिनको थोड़े से अभी बैंकिंग में अभी स्टार्टिंग है, सीसी अकाउंट इज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। एक मैन्युफैक्चरर है, उसको अपने रॉ मटेरियल को भी खरीदना है, डब्ल्यूआईपी में जाएगा, डब्ल्यूआईपी के बाद फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स के बाद सेल होगी, तो डेटर्स क्रिएट होंगे। डेटर्स क्रिएट होने के बाद जब पैसा आएगा तब उसका पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरा होगा। अब उसके अंदर उसको अपने फंड्स को जो है परचेज भी करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, एम्प्लॉयज के वेजेस भी देने हैं, मार्केटिंग कॉस्ट भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, ऑल दैट। टू फंड दैट वर्किंग कैपिटल गैप सीसी दिया जाता है। और सीसी के अंदर आपको ये देखना है कि दिस इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर हम मैं ये कहे कि टर्म लोन में आपको कोई एनपी आइडेंटिफिकेशन होगा या डिमांड लोन में, तो योर चांसेस आर नेग्लिजिबल। लेकिन सीसी इज द मेन अकाउंट। सीसी में क्या बोलता है सिस्टम, वो जो आपका गाइडलाइंस है, वो कहता है कि सीसी अकाउंट इफ इट इज ओवरड्रॉन फॉर 90 डेज और मोर एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, अगर आपका डीपी या सैंक्शन लिमिट उससे कॉन्टिन्यूसली ओवरड्रॉन है। अब 90 डेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक इट विल बी 31 दिसंबर 2024। अगर उस दिन से वो कॉन्टिन्यूसली ओवरड्रॉन चल रहा है, ओवर लिमिट और डीपी। अब लिमिट की जहां तक बात आती है, देखिए सैंक्शन लिमिट होती है, उसका अप्रेजल बनता है, सब कुछ होता है, और ये भी हो सकता है आपको ये मिले कि ये प्रॉपर अप्रेजल नहीं है, इस पार्टी की लिमिट जितनी बनाई गई है उस हिसाब से बननी नहीं चाहिए। लेकिन आप उसको बेस नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 50 लाख रुपीज इसको सैंक्शन हुए हैं, आपके हिसाब से तो ये सिर्फ 10 लाख रुपए ही बनता है, तो मेरे हिसाब से ये 10 लाख की लिमिट है, ये अकाउंट जो है 50 लाख पे चल रहा है, 40 लाख रुपए ओवर है, मैं इसको जो है एनपीए डिक्लेयर करता हूँ। इट्स नॉट प्रॉपर। क्योंकि अगर एक बार सैंक्शन लिमिट हो गए, भले ही उसमें कोई डेफिशिएंसी, लेकिन उसमें बोरोवर को आपने कन्वे किया, बोरोवर के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया, बोरोवर उसी हिसाब से कर रहा है अपना ऑपरेशंस, तो यू कैन नॉट चैलेंज द सैंक्शन लिमिट। यू कैन डेफिनेटली राइट इट लेफ्ट या, लेकिन आप उसके बेसिस पे एमओसी नहीं करेंगे। बट दैट इज द मेन थिंग, दैट इज ड्राइंग पावर, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये है जो आपका मेन हथियार है। दूसरा ये कहते हैं कि 90 डेज के अंदर, लास्ट के सपोज
जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट हो जाना चाहिए। पार्टी की लिमिट है 50 लाख, बैलेंस चल रहा है 40 लाख, विद इन लिमिट है, लेकिन उसके अंदर सपोज 90 डेज में इंटरेस्ट डेबिट हुआ 1 लाख रुपए और पैसे जमा हुए हैं 10,000, तो अकाउंट विल बी एनपीए। फिर एक चीज है कि मोर देन 180 डेज अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, 31 मार्च को आपने देखा कि स्टॉक स्टेटमेंट जो है 30 सितंबर की है, उसके बाद कोई आई नहीं, अकाउंट विल बी एनपीए। और रिन्यूअल पेंडिंग है फॉर मोर देन 180 डेज, दैट इज बिफोर 1 अक्टूबर, ये भी अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको एनपीए बताती है। अब रिन्यूअल क्या होता है सीसी के अंदर, एंड दैट इज द मेजर फैक्टर इन स्टेशनरी ऑडिट, जहां पे आपको कंसंट्रेट करना है। रिन्यूअल हर साल होता है सीसी का। बाकी जो टर्म लोन्स है उनका रिन्यूअल तो बड़ा एक नॉर्मल सा होता है, यही देखा जाता है कि उसकी प्रॉपर सिबिल है नहीं है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। अगर बहुत बड़ा अकाउंट है तो क्रिलिक में से निकाल के देखा जाता है कि अदर बैंक्स में उसकी क्या पोजीशन है, कहीं एसएमए या वो तो नहीं है। लेकिन सीसी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिन्यूअल, क्योंकि उसमें बैंक को असेस करना होता है कि जो मैंने लिमिट दे रखी है सैंक्शन, क्या वही रिक्वायरमेंट उसकी है, या उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मैंने पैसा दिया। या पार्टी अगर सपोज कहती है कि मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो उसको असेस करेगा ये देखने के लिए कि क्या जो उसने अप्लाई किया है और उसकी इनहेंसमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पार्टी से मांगता है, ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगेगा, पिछले साल की प्रोविजनल बैलेंस शीट मांगेगा, प्रोजेक्शंस मांगेगा, डायरेक्टर्स की आईटीआर मांगेगा, नेटवर्थ मांगेगा, कंपनी की आईटीआर मांगेगा, जीएसटी रिटर्न्स मांगेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, सीएमए वगैरह मांग के फिर वो अपने रेशियोज देखता है, सारा पूरा असेस करता है। अगर वो देखता है कि ये पार्टी का लिमिट ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शंस थे उस हिसाब से सेल भी, फाइनेंशियल्स ठीक है, तो वो सेम लिमिट को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर उसने देखा कि उसने प्रोजेक्ट किया था लास्ट ईयर 50 करोड़ का, यहाँ उसकी सेल भी है सिर्फ 10 करोड़ की, उसको हमने दे रखा है 5 करोड़। अब 10 करोड़ के हिसाब से अगर आप टर्नओवर मेथड भी लगाते हो जो कि 20% कहता है, तो 2 करोड़ से ज्यादा की उसकी लिमिट नहीं बनती। और आगे भी कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा कि ये कह दे कि ये इसका आगे प्रोजेक्शंस की ऑर्डर्स इन हैंड है, या कोई कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से उसकी सेल नहीं। बैंक क्या करेगा कि वो उसको कहेगा कि बाकी जो पैसा मैंने दे रखा है, आपकी लिमिट तो सिर्फ 2 करोड़ बनती है, मैंने 5 करोड़ दे रखा है, 3 करोड़ आप जमा कराए। अब पार्टी के पास 3 करोड़ तो है नहीं, वो अप्लाई करेगा कि साहब इसका रिस्ट्रक्चर कर दो। बैंक क्या करेगा, उसका जो है जितना इरेगुलर पोर्शन है उसका अकाउंट बना लेगा, जो कि FITL बोला जाएगा, WCDL बनाया जाएगा। इस तरह से कुछ अकाउंट्स आपको मिल सकते हैं। अगर कहीं पे ये अकाउंट्स आपको मिल रहे हैं सीसी के अंदर, तो इसका मतलब है ये रिस्ट्रक्चर हुए। तो ये अगर रिस्ट्रक्चर हुए हैं और वो आपके पीरियड के अंदर है, तो डेफिनेटली अकाउंट जो है एनपीए बनेगा, तो आपको रिन्यूअल देखना है। लेकिन एक बड़ा हथियार बैंक्स का क्या है, हमारे नॉर्म्स ये कहते हैं कि मोर देन 180 डेज अगर रिन्यूअल पेंडिंग है तो अकाउंट एनपीए होगा। अब रिन्यूअल नहीं हुआ तो भी आरबीआई ने ऐसा कहा है कि अगर आपके पास रिन्यूअल नहीं हो पा रहा किसी वजह से, पार्टी के पेपर्स थोड़े से डिले हो गए, पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, मेरे फाइनेंशियल्स अभी थोड़े से कुछ किसी वजह से ऑडिट नहीं हो पाई या कुछ भी है, या अभी जो है उसने अप्लाई किया है और बैंक अभी कोई कॉल नहीं ले पा रहा है, कुछ क्वेरीज है जो कि चल रही है, तो आरबीआई कहता है ठीक है आप अपने एक पॉलिसी फ्रेम करो, अपनी बोर्ड के पॉलिसी कि शॉर्ट रिव्यू रिन्यूअल्स के ऊपर पॉलिसी होगी। अगर कोई पार्टी नहीं कर पा रही है तो आप उसको शॉर्ट रिव्यू कर सकते हो फॉर से 3 मंथ्स, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर से 3 मंथ्स मोर। एक पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, हर एक बैंक की अपनी अलग अलग होती है, और आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द रिन्यूअल। अब अगली बार जो रिन्यूअल होगा वो इसके एक्सपायरी होने के बाद होगा। सपोज आपका रिन्यूअल ड्यू था 31 मार्च 2024 को, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 30 सितंबर 2024 को। अब उन्होंने रिन्यू किया उसको सपोज 25 सितंबर को, अब जो नेक्स्ट रिन्यूअल होगा दैट विल बी फ्रॉम 25 सितंबर 2024 टू 25 सितंबर 2025। ठीक है सर, लेकिन आरबीआई इसके बारे में भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। इट शुड नॉट बी, शॉर्ट रिव्यू शुड नॉट बी फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द अकाउंट फ्रॉम बिकमिंग एनपीए, जो कि बड़ा फ्रीक्वेंट है। फैग एंड पे जहां से अकाउंट रिन्यूअल होने वाला है, ड्यू हो चुका, अगर नहीं करेंगे रिव्यू, उसको आपने फिर बढ़ा दिया, सिस्टम में बढ़ा दिया या आपने कर दिया अपनी तरफ से, वो गलत है, और वो जो है क्लासिफाई आप कर सकते हैं उस अकाउंट को एनपीए। इस केस में आपने देखा कि पार्टी का तो कोई रिक्वेस्ट आई नहीं, कोई रीजन दिया नहीं गया है, पार्टी के फाइनेंशियल्स नहीं आए हैं मालूम चला 2-2 साल से।
आपके पास जीएसटी रिटर्न नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है टू कंटिन्यू द सेम लिमिट। ऐसे में सर अगर बैंक अपनी तरफ से कॉल लेके अपने आप ही उसको एक्सटेंड कर रहा है एट द फैग एंड ऑफ द ईयर, जो कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये अकाउंट एनपीए बचाने के लिए किया जा रहा है, देन द अकाउंट इज एलिजिबल टू बी क्लासिफाइड एज एन। क्योंकि एक ये वार्निंग सिग्नल है, अगर अकाउंट रिन्यू नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल्स नहीं आ रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पार्टी, की बैंक उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि उसको फर्दर कैसे कंटिन्यू करे, बस वो एनपीए बचाने के लिए करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ड्राइंग पावर इज अ वेरी वेरी पोटेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ द ऑडिटर, क्योंकि आप लिमिट को नहीं कर सकते चैलेंज, यू कैन ऑलवेज चैलेंज। ड्राइंग पावर किस पे कैलकुलेट होती है? देखिए स्टॉक स्टेटमेंट पे होती है। ड्राइंग पावर ऐसे कैलकुलेट होती है, इट विल बी बेस्ड ऑन स्टॉक्स, विल बी बेस्ड ऑन बुक डेट्स। लेकिन अब हम बिल्कुल रिजिड नहीं हो सकते कि साहब हमने तो पढ़ा था कि ये इस तरह से कैलकुलेट। सीधे हम जो है टोटल स्टॉक्स लेंगे, उसमें से टोटल क्रेडिटर्स लेस कर देंगे, फिर जो मार्जिन है एक स्पेसिफाइड परसेंटेज होता है जो कि सैंक्शन लेटर के अंदर होता है, वो कम करेंगे, तो आ जाएगी डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स। ऐसे ही हम बुक डेट्स का करेंगे। हो सकता है सर यही हो सकता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का अलग अलग हो मेथड। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, कोई आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फ्रॉम द ब्रांच एंड द ओपिनियन दैट यू हैव फॉर्म, इस तरह से डीपी होनी चाहिए, आपको रेफर क्या करना पड़ेगा? बैंक के इंटरनेट पे जाना। बैंक के इंटरनेट के अंदर आपको एक क्रेडिट पॉलिसी मिलेगी, वो क्रेडिट पॉलिसी आप इनसे मंगवाइए, वो लोग अपने आप आपको देंगे। उसके अंदर डीपी के मेथड दिए गए होंगे कि किस तरह से डीपी का हमारा कैलकुलेशन, आप उसको देखिए क्या ये इसको मैच करता है। अगर आपको कहीं पे डिफरेंस लग रहा है कि उन्होंने डीपी की पॉलिसी कुछ और लगाई है और बैंक कुछ और कर रहा है, डेफिनेटली वहां पे आपका केस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अलग अलग तरह के केसेस हो सकते हैं सर। देखिए अब यहाँ पे हम कहते हैं कि फिगर का आ गई है इसकी माइनस में, नेगेटिव में, डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स आ गई माइनस में, डीपी अगेंस्ट बुक डेट्स है पॉजिटिव। दोनों आंसर सही हो सकते हैं सर। पॉजिटिव 100 भी हो सकता है या 300 भी हो सकता है, ये बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो कहता है कि अगर डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स नेगेटिव में है तो आप इसको 0 मानिए, तो आपकी डीपी 300 बनेगी। अगर वो कहता है नहीं प्लस माइनस करना है, तो डेफिनेटली आपकी जो डीपी बनेगी वो 100 रुपये। तो इस तरह से हमारा काम चलेगा सर। कई जगह हमने ये भी देखा है कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि हम बुक डेट्स को तो फाइनेंस कर रहे हैं 90 डेज पे। पार्टीज कहती हैं कि सर हम आप क्रेडिटर्स तो पूरे के पूरे हमारे स्टॉक्स में से कम कर रहे हो, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो कि 90 से 180 डेज के नॉर्म्स उसमें भी आते हैं बुक डेट्स। उनका क्या है सर? ना तो आप उसको फंडिंग कर रहे हो, ना कोई किसी तरह का बेनिफिट दे रहे हो। कुछ बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि साहब जो 90 से 180 डेज तक के डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हम सबसे पहले उससे सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो क्रेडिटर्स बचे वो हम स्टॉक्स में से कम करेंगे और फिर डीपी निकालेंगे। अगर बैंक की पॉलिसी ये बोलती है तो सर हमको ये जो है करना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है सर, आपको कई बैंक्स में मिलेगा जहां पे ये कहते हैं कि एक लेवल के क्रेडिटर्स हम लेंगे ही नहीं। हमने असेस किया, लिमिट असेस करी, सीएमए आया, हमने देखा कि जी इतने क्रेडिटर्स तो जो है उसके रहते ही हैं। और बैंक ने ये अपनी पॉलिसी बना रखी है और उन्होंने सैंक्शन में भी ये लिखा है कि इतने क्रेडिटर्स हम डीपी पर्पस के लिए नहीं लेंगे। तो वो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी कि साहब ये मेथड गलत है, आप गलत कर रहे हो, इट्स नथिंग लाइक इट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें डीपी के ऊपर और भी आती हैं। वाष्णा जी ने जो है एक बड़ी अच्छी क्वेरी रेस करी, एडवांस टू सप्लायर है, क्या हम उसको जो है डीपी में ले सकते हैं? अब ये बात आती है, इसमें थोड़ा हमें प्रैक्टिकल व्यू लेना पड़ेगा। कुछ जगह ये होते हैं जहाँ पे काफी सब्सटेंशियल एडवांसेस दी जाती हैं, जैसे कि कार डीलर्स हैं, उनको काफी पैसा शुरू में देना पड़ता है अपने कार कंपनीज को। वो पैसा उनका ब्लॉक भी रहता है, उनके बुक डेट्स कम होते हैं क्योंकि वो तो हाथ के हाथ कैश में ही सेल होता है ज्यादातर, लेकिन उनका पैसा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। ऐसे केस में जो एडवांसेस टू सप्लायर है, कई बार बैंक उसको अलाउ करता है, उसके अगेंस्ट डीपी जो है, अगर ऐसा है सैंक्शन लेटर के अंदर, आप उसको जो एडवांसेस टू सप्लायर्स देंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स का क्या करेंगे? क्या हम उसको बुक डेट से कम करेंगे? मालूम चला किसी के 3 करोड़ के डेटर्स हैं और 1 करोड़ के क्रेडिटर, वो है जो एडवांसेस फ्रॉम डेटर्स हैं, उसको हम कम करें। इसका भी एक सर कोई वो है, कहाँ से हम कम करेंगे? हम 90 डेज के बुक डेट्स ले रहे हैं, क्या हम उससे 90 डेज से कम करेंगे उस 1 करोड़ को, यस ओवर 90 डेज से कम करेंगे? ये सब चीजें ऐसी हैं सर जिसमें अपने को डिस्क्रिप्शन
यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 90 डेज से कम वाले में करते हैं तो कस्टमर्स कहते हैं कि साहब हमारे तो 90 डेज से ऊपर है, उससे क्यों नहीं करते? कहाँ ये लिखा है आपकी बैंक पॉलिसी के अंदर कि आप 90 डेज से कम करेंगे? दिस इज वन क्वेश्चन दैट कम्स। इसके अलावा एक्सपोर्ट डेटर्स क्या हम देंगे उसको? एक्सपोर्ट डेटर्स होते हैं सर जिसके अगेंस्ट जो है बैंक की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसमें वो जो है उसको फाइनेंस करते हैं। एक्सपोर्ट डेटर्स क्या हुआ है साहब? आपने कहीं एक कंपनी है, उसकी डोमेस्टिक सेल भी होती है, उसकी बाहर की भी सेल होती है। जब उसने एक्सपोर्ट किया तो डेटर्स क्रिएट हुए। अब उसने जो है कोई एक्सपोर्ट फैसिलिटीज नहीं ली है। एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज होती है, पैकिंग क्रेडिट, बिल्स डिस्काउंटिंग, वो नहीं ली, उसको जरूरत नहीं। हालांकि उससे उसको लॉस है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट फैसिलिटीज जो होती है, क्रेडिट फैसिलिटीज, इसमें उसको जो है काफी कम रेट पे फाइनेंसिंग मिल जाती है। अब वो अपने ट्रेड डेटर जो डेटर्स है, एक्सपोर्ट डेटर्स, वो अपने डीपी में दिखा रहा है क्या वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हर एक बैंक की अलग पॉलिसी है। अब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की अगर आप पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट रखा है कि एक्सपोर्ट डेटर्स भी हम डीपी पर्पजेस के लिए दें। तो अगर ये सब क्लैरिटी आपको देखनी है तो आपको वही है कि आपको बैंक की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। अब आता है सब टर्म लोन। टर्म लोन के अंदर उन्होंने कहा है 91 डेज। सीसीओडी के अंदर है 90 डेज एंड मोर। टर्म लोन के अंदर है मोर देन 90 डेज, दैट इज 91 डेज एंड अबव। प्रिंसिपल या इंटरेस्ट दोनों में से कोई भी या बोथ आर रिमेनिंग ओवरड्यू। अब ये ओवरड्यू भी सब एक बड़ा वैसा है पॉइंट। कब अकाउंट ओवरड्यू होता है? 1 जनवरी 2025 को एक इंस्टॉलमेंट ड्यू थी और वो पेमेंट नहीं दी, तो हमारा लॉजिक तो यही बोलता है कि 2 जनवरी को वो अकाउंट ओवरड्यू हुआ है। लेकिन नहीं, बैंक के अंदर एक सिस्टम होता है बिगनिंग ऑफ डे एंड एंड ऑफ डे। बिगनिंग ऑफ डे आपका शुरुआत जब आपने सिस्टम खोला, एंड ऑफ डे तब होता है जब आपने डे एंड कर दिया। बैंक में एक सिस्टम होता है डे एंड का जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स आपके क्लोज होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन सारे के सारे वेरीफाई हो जाते हैं और उसके बाद वो बुक्स क्लोज हो जाती हैं। उसके होने के बाद आप कोई भी जो है एंट्री उसके अंदर बुक्स में नहीं कर सकते जब तक कि हेड ऑफिस से परमिशन ना मिले और वो वहां से ना खोले, ब्रांच लेवल पे नहीं होते। एक अकाउंट जो अगर फर्स्ट को ड्यू था, शुरू में अगर वो ओवर ड्यू था, मतलब ड्यू थी उसकी इंस्टॉलमेंट, तो वो अकाउंट ओवर ड्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही डे एंड हो गया और अगर आप लिस्ट निकालोगे तो वो अकाउंट एसएमए जीरो में आ जाएगा। दैट मीन्स की दैट हैज बिकम ओवर ड्यू। ये हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट है जब हम 91 डेज का नॉर्म्स देख रहे हैं। सपोज हम 31 दिसंबर को देखते हैं तो हमारा 91 डेज हो जाएगा। कोई इंस्टॉलमेंट अगर 31 जनवरी को दिसंबर को ड्यू होती है तो अकाउंट एनपी हो जाएगा, क्योंकि बैंक ये नहीं कह सकता कि नहीं जी सर ओवर ड्यू तो ये पहली को है और इस वजह से अकाउंट। एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक नॉर्म्स है, जैसे मैंने बताया फार्म क्रेडिट का अलग होगा। इसमें ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप का होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एक साल से ऊपर का है, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 साल से कम का है। क्रॉप सीजन कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इस चीज को डिसाइड करती है। हमें इसके अंदर बेसिकली क्या देखना है, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। हमारे पास कई बार ऐसे लोन्स, हमारे पास ब्रांचेस आती हैं जिसमें केसीसी वगैरह बहुत ज्यादा है, पुरानी पुरानी केसीसी चल रही है। आपको दो तीन चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। एक तो जो लोन दिया गया वो क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दिया गया, वो आपको सैंक्शन में मिल जाएगा। दूसरे सैंक्शन में आपको ये मिल जाएगा कि इसकी इंस्टॉलमेंट कब पे होगी। अब आपको ये देखना है कि सपोज 1 मई 22 को हमने रिलीज किया और 30 सितंबर 22 का इसका रिपेमेंट शेड्यूल था, तो क्या ये पेमेंट हुआ? अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अकाउंट एनपी हो गया। अब आप उसके अंदर दो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन को और ऐड करना पड़ेगा। जैसे इस केस में अगर हमने 2 सीजन ऐड किए तो 30 सितंबर 2023 को अगर ये अनपेड है तो अकाउंट एनपी। ये सब चीजें हमको बताती है सर। इसके अंदर प्रोविजनिंग का हमने बता दिया। फ्रॉड के केसेस में 100% प्रोविजन है। अब एक बात आती है सर कि अकाउंट फ्रॉड हो गया, क्या वो एनपीए होगा? या एनपीए होगा तो फ्रॉड होगा? पहली बात तो सारे एनपीए फ्रॉड नहीं होते। फ्रॉड का एक सिस्टम होता है। बैंक उस अकाउंट का फॉरेंसिक करवाएगा। फॉरेंसिक करवाने के बाद जो है आज की डेट में एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन उसको अपॉर्चुनिटी देगा बोरोवर को। बोरोवर डिमांड कर सकता है कि किस बेसिस पे मेरा अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर किया गया। बैंक को उसकी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को शेयर भी करना पड़ेगा उससे। उसके बाद ही जो है उनकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या जो भी है ऑथराइज वो उस अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करेगी। तो पहली बात तो कोई भी ऑडिटर ये नहीं लिख सकता कि सर दिस इज एन अकाउंट विच 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 आई डिक्लेयर एज ए फ्रॉड।
फ्रॉड एक ऑडिटर नहीं डिक्लेयर कर सकता. वी कैन ओनली सजेस्ट कि देयर इज ए डाइवर्जन ऑफ फंड्स. दूसरे कई बार आपको ये चीजें पता नहीं हो सकता है कि आपको जजमेंट में, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप ये जज नहीं कर सकते कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स वो हो. लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त गए ऑडिट करने एक शुगर बेल्ट में, बड़ी ब्रांच थी, शुगर मिल का अकाउंट था. शुगर मिल ने के अकाउंट और बैंक के साथ एक एग्रीमेंट ये हुआ था कि उन्होंने कहा शुगर मिल वालों ने कि हमारे जो केन ग्रोअर्स हैं उनको थोड़ी हैंड होल्डिंग चाहिए. अगर हम एन वक्त पे जो है क्रशिंग सीजन पे स्टार्ट करेंगे, उनको फिर पैसा अगर देंगे तो वो बहुत टाइम लगाएंगे. उनको थोड़ा सा पहले से पैसा चाहिए होता है. उनको अपने ट्रैक्टर्स का रिपेयर कराना, बाकी वहां पे फील्ड को जो है ठीक करना, उन सब के लिए उनको पैसा चाहिए. बैंक के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया. बैंक ने कहा जी आप अपने जो लिस्ट ऑफ केन ग्रोअर्स है वो आप दीजिए, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके जितने केन ग्रोअर्स हैं वहां जाके हम सब देखें. आप केवाईसी लाइए, आप रिक्वेस्ट दीजिए, हम उसको एग्जामिन करेंगे उनके अकाउंट्स को. आफ्टर ड्यू डिलीजेंस इन केवाईसी वी विल ओपन द अकाउंट्स और डिसबर्स करेंगे उनके अकाउंट में, ताकि वो आगे उसको जो है अपने प्रोसेस को शुरू कर सके. अब हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जब ऑडिट करी देखी तो उन्होंने देखा 350 फार्मर्स के अकाउंट खुले, 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में गए. 10-10 लाख जाने के बाद वो सारा के सारा पैसा जो है अकाउंट्स में डिसबर्स हुआ जो फार्मर्स हैं. और वहां से वो पैसा फिर पूरा के पूरा 35 करोड़ रुपए शुगर मिल के अकाउंट पे गया, और फिर वहां से उसने कोई रिपेमेंट कर दिया किसी कोऑपरेटिव बैंक को. अब क्या कहेंगे हम इसको? ऑन द फेस इट लुक्स लाइक ए फ्रॉड, बट देयर वाज जस्टिफिकेशन ऑन पार्ट ऑफ द शुगर मिल कि आपकी डिले हो रहा था पूरे प्रोसेस में. मैंने सबको, अपने फार्मर्स को जो भी था उनको पैसा दिया अपनी तरफ से. सो दे हैव रिपेड मी सब्सिक्वेंटली जब आपने जो इस चीज को किया. अब एकदम से ऑल ऑफ ए सडन हम ये कह देंगे सर फ्रॉड है. ये भी हो सकता है कि वो इसके अंदर डाइवर्जन फ्रॉड, या ये भी हो सकता है कि सर हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो हम ऑल ऑफ ए सडन उसको अभी जज नहीं कर पा रहे हैं. तो बेस्ट थिंग इज यू राइट इट डाउन इन द मेन रिपोर्ट in LFAR, and may suggest that the bank needs to take a call, make a further investigation whether this contention of the sugar mill is correct or not. लेकिन कई जगह आपको ऑब्वियस दिख जाएगा कि देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ फंड्स. नाउ यू कैन टेक ए कॉल वेदर इट इज अ फ्रॉड और. जैसे एक इसको बोलते हैं प्रोफाइल फंड. रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस सम केसेस कुछ बैंक्स में, एक पर्टिकुलर बैंक में, जहां पे बिल्डर के फ्लैट से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है बिल्डर का, होम बायर से जिनको हमारे बैंक ने फाइनेंस किया है, 2020 में फाइनेंस किया है, आज 2025 हो गई है, लेकिन अभी तक कोई उसके मॉर्गेज नहीं हुआ है. देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स इन द बैंक, द ब्रांच, जिसमें ये बताया गया है कि सर ये अकाउंट्स है जिनका जो है अभी तक मॉर्गेज नहीं हुआ है. मॉर्गेज इसलिए नहीं हुआ है कि रजिस्ट्री नहीं. ठीक है सर. अब जब हम मैनेजर की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि साहब मैंने विजिट करी, फिजिकली विजिट करके देखा तो वहां पे जो रजिस्ट्री हो रखी है एज पर द सोसाइटी रिकॉर्ड्स, वो किसी और के नाम से है, और जिसके नाम से रजिस्ट्री है वही रह रहा है अपने घर में, जिसको हमने फाइनेंस किया है वो नहीं रह रहा है. अब सर ये दिस इज समथिंग विच वी कैन से कि देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ फंड्स. हो क्या था जिसको हम बोलते हैं बड़े कॉमन टर्मिनोलॉजी में कि दिस इज प्रोफाइल. बिल्डर का फ्लैट कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, मार्केट से उठाएगा उसको 36% पे पड़ेगा. फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में उसका क्या है, उसे तो सिंपली जो है 5 डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और वो बैंक को देगा, और बैंक केवाईसी और सब चीज करके अपना दे सकता है लोन. ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा बिल्डर बायर और बैंक के बीच में. बीबीए होगा, बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट बिटवीन बिल्डर एंड बायर. ओरिजिनल पेमेंट रिसीट्स होगी. पीटीएम फॉर्म बिल्डर होगा और एनओसी फॉर्म फाइनेंसर होगा अगर उसने किसी ने फाइनेंस किया है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केस में आपको नहीं मिलेगा. नॉर्मली ये 4 चीजें मिलेंगी, और ये 4 के चारों डॉक्यूमेंट बिल्डर के पास है. वो अपने हिसाब से जितने भी चाहे बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना सकता है, जितने भी चाहे वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट एक्सक्लूड करवा सकता है. तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिस्क फैक्टर, एंड दिस इज क्लियर कट ऑन द रिकॉर्ड्स कि ये सारे के सारी प्रोफाइल फंडिंग है. अब ऑडिटर को कॉल लेना है कि क्या वो उसके ऊपर 100% प्रोविजन कराए और सजेस्ट करे कि देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ फंड एंड हैज टू बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड. तो कई जगह आपको ऑब्वियस मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा. अब आपको एनपीए बचाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स होती है सर, एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट्स होता है.
और आजकल सबसे ज्यादा एवरग्रीनिंग एक केसीसी तो होता ही था जिसमें एवरग्रीनिंग होती थी कि इधर से पैसा जमा कराया उधर दे दिया रोज के रोज। इसमें ऑडिटर्स ने काफी माथापच्ची करी, लेकिन बहुत कुछ अभी हमको मिल नहीं पाता क्योंकि सारे के सारे बैंकर्स बड़े चुस्त हो गए हैं। आजकल सारा रिकॉर्ड आपको पूरा के पूरा मिलेगा। लेकिन एक नया चीज जो अभी शुरू हुई है वो है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में क्या होता है सर, 1 साल के लिए गोल्ड लोन दिया जाता है। 1 साल के बाद वो अकाउंट ओवरड्यू हो जाएगा अगर वो पैसा जमा नहीं हुआ। अब गोल्ड लोन 90 डेज के करीब होने वाले हैं और अकाउंट हो गया है करीब करीब ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एनपीए। बैंक क्या करेगा कि वो एक नया अकाउंट खोलेगा, सेम गोल्ड होगा, उसको जो है उधर प्लेज कर देगा नए अकाउंट में, पुराने अकाउंट को नए अकाउंट से एडजस्ट कर देगा और ये एवरग्रीनिंग चलती रहेगी। अब इसमें आपको बैंक की पॉलिसी देखती है कि वो क्या बोलता है। जिस बैंक का हम ऑडिट करते हैं वो ये कहता है कि अगर उसने अपने सोर्स से पहला अकाउंट जमा करा दिया पैसा और दूसरा अकाउंट खोला, कोई इशू नहीं, दिस इज एज पर द गाइडलाइंस। दूसरा केस ये है कि वो ओवरड्यू होने से पहले ब्रांच में आता है, एक एप्लीकेशन देता है कि मेरे आपकी जितना गोल्ड है आपको रिसस करिए और मुझे जो है एक नया लोन दे दीजिए इस गोल्ड के अगेंस्ट। बैंक ने उसको रीअसेस किया। आजकल गोल्ड की वैल्यू पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने एक नया अकाउंट खोला, उससे पुराना एडजस्ट कर दिया। ये भी कोई इरेगुलरिटी नहीं, लेकिन अकाउंट ओवरड्यू हो गया और उसके बाद आपने पहला अकाउंट का बंद करने के लिए नया गोल्ड लोन दे के और उससे पुराना एडजस्ट किया, देन दिस इज कंसिडर्ड एज इरेगुलर एवरग्रीनिंग। ये हो सकता है। ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं सर जिसके अंदर एक बैंक के अंदर कंसोर्शियम अकाउंट है, एक बैंक में अकाउंट एनपीए हो रहा है तो दूसरे बैंक को पता नहीं क्या मेहरबानी है कि उसने उसके करंट अकाउंट्स के सिस्टर कंसर्न्स के 4 करोड़ रुपए टीओडी दी है, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट। पहली बात तो करंट अकाउंट में इतना टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट जस्ट टू सेव दैट अकाउंट फ्रॉम बिकमिंग एनपीए इन सम अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक या किसी और बैंक के अंदर। ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ऑफिस अकाउंट्स आता है। ऑफिस अकाउंट्स में सस्पेंस आते हैं, सन्डी आते हैं। दोनों अकाउंट का बहुत गलत मिसयूज हुआ है एनपीए बचाने के लिए। अकाउंट एनपीए हो रहा है, क्या करेंगे सर, वो सपोज सन्डी अकाउंट है जिसके अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है, सस्पेंस है जिसके अंदर डेबिट बैलेंस होता है। उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एक दिन के लिए करेंगे और उसको फिर रिवर्स कर देंगे। ये फिर दिखाएंगे कि साहब ये जो है ना, सपोज आपका एनपीए सीसी अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ओवरड्रॉन चल रहा है, उन्होंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, सीसी अकाउंट को क्रेडिट किया, अब वो विद इन बैलेंस तो आ गया, आपने उसको रिवर्स कर दिया अगले दिन, एक दिन के लिए वो अकाउंट एनपीए से बच गया। अब इसके लिए आपको अगर मैनेजर से कहेंगे तो कहेंगे वैसे तो खैर ये बहुत ही गलत है, लेकिन बाय द वे उन्होंने किसी और अकाउंट से भी ट्रांसफर करके किया तो भी गलत है, क्योंकि आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है 1 जुलाई 15 का, उसका पैरा है 4.2.6। वो ये कहता है कि किसी अकाउंट के अंदर इनहेरेंट वीकनेसेस है जो आपको दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे, सिर्फ इंटरेस्ट हो रहा है, अकाउंट बार बार बाहर ओवर हो रहा है और आपको ये लगता है कि देयर आर सम स्ट्रे क्रेडिट्स इन द अकाउंट एट द फैग एंड ऑफ द ईयर, ऐसे ही कहीं से पैसा दिखा रहे हैं, कोई रेगुलर आपको नहीं लग रहा, तो ऑडिटर को ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप इस अकाउंट को ट्रीट कर सकते हैं। आपका सिंपली ये जो 90 डेज वाला फंडा है ऐसे केस में नहीं चलेगा। दैट इज एज पर पैरा 4.2.6 ऑफ आरबीआई मास्टर सर्कुलर। अब हम कहते हैं कि सर हमारे सीबीएस का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। आरबीआई ने भी अब जैसे ऑडिट्स को थोड़ा सा कम किया है, वो कहते हैं कि अब जरूरत ही नहीं है, सारा तो ऑटोमेटेड हो गया है। अब जब ऑटोमेटेड हो गया है, सारा सिस्टम अपने आप कर रहा है, तो इसकी जरूरत क्या है स्टेचुटरी ऑडिट की। देखिए बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे सिस्टम तो ठीक है लेकिन हमारी जो अकाउंट्स हैं वो ठीक नहीं और वो क्लासिफाई होने चाहिए एनपीए। जैसे हमारा एक अकाउंट है उसमें 23rd उसकी सैंक्शन लिमिट है 1.95 करोड़। सैंक्शन आया जोनल ऑफिस से 23 फरवरी 2023 को और सैंक्शन के टर्म्स के हिसाब से 1.9 उसके जो है 2.5 लाख रुपए पर मंथ जो है उसका पैसा जमा होगा और लिमिट ग्रेजुअली रिड्यूस होगी और 1 दिसंबर 23 को इसका बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट है वो 1.70 करोड़ रह जाएगी। अब पार्टी ने पैसा जमा नहीं कराया, खाली इंटरेस्ट सर्व करता रहा, अकाउंट एनपी से बचा रहा, क्योंकि ब्रांच ने सिस्टम में ऐसा कोई नहीं बनाया जिससे उसकी ग्रेजुअली डीपी रिड्यूस होती चली जाए, वो 195 पे ही रह गई।
अब स्टेचुटरी ऑडिट अगर हो रही है जैसे पिछले साल भी, तो उन्होंने तो सिंपली सर देखा कि अकाउंट है, ठीक है, विद इन लिमिट है, 195 सिस्टम में है, उन्होंने हमारी रिपोर्ट को रेफर नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट एनपीए होने से बच गया। तो आपको क्या है कि जो वीक अकाउंट से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए और उसके टर्म्स ऑफ सैंक्शन भी देखिए कि वो क्या बोल रही है। अगर ऐसे रिड्यूस होना था और अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली अकाउंट जो है एनपीए होगा। या रिन्यूअल का भी जैसे आ जाता है, हम कहते हैं 180 डेज से ऊपर का अगर रिन्यूअल पेंडिंग है तो अकाउंट एनपीए होगा। अब ये लोग क्या करेंगे साहब, अपने सिस्टम में बढ़ा देंगे उसको, पीरियड को सीधे 1 साल के लिए बढ़ा दिया, एक्चुअल रिन्यूअल नहीं हुआ, अकाउंट को एनपीए से बचा लिया। ये सब है जो चीजें हमें बताती हैं। अब हम बात करते हैं सर, हमारे पास जो ऑडिट है दैट इज ओनली फॉर से 3 डेज 4 डेज, काम बहुत होगा। एलएफआर पढ़िएगा तो उसमें तो इतनी चीजें पूछी गई है जो कि हम अगर सही जस्टिफाई करें किसी भी ब्रांच के एलएफआर को बढ़ने में तो हमें कम से कम 15 दिन चाहिए प्रॉपर रिपोर्टिंग। लेकिन बैंक हमको अलाउ नहीं करता और हमें भी इसी 2-3 दिन 4 दिन में ही काम करना है। तो हमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कल हमारे सर के ऊपर ना आ जाए, कुछ अकाउंट्स मालूम चला बाद में ऐसे निकले जो कि हमें एनपीए करने थे और हमने नहीं किया, तो वो हमारे लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसके लिए रिस्क फैक्टर के लिए सर आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले तो जाते ही ब्रांच के अंदर सीसी अकाउंट्स पर कंसंट्रेट करना है, कैश क्रेडिट पे। टर्म लोन वगैरह तो क्या है, ठीक है, टर्म लोन आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, आपके पास शीट आएगी सारे अकाउंट्स की जिसके अंदर ये लिखा रहेगा कि सैंक्शन लिमिट कितनी है, किस डेट पे सैंक्शन हुई, कितना आउटस्टैंडिंग है, आप यही देखिएगा। हाँ, एक वो लिस्ट हालांकि काफी दिन बाद आती है, अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बड़ी भारी बात है कि जो असेट क्लासिफिकेशन के इंडिविजुअल अकाउंट्स के हिसाब से लिस्ट आती है वो हमें बड़ी देर में मिलती है, जबकि हमें सबसे पहले मिलनी चाहिए। क्योंकि उस लिस्ट को देख के ही साहब हमको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल सकती हैं, लाइक आई से एमओसी प्रोविजन की बात आती है, आप डाउटफुल का जो केस है उसकी लिस्ट उठाइए, स्टैंडर्ड का मत देखिए, डाउटफुल के अंदर क्या सिक्योरिटी दिखा रखी है वो देखिए। बहुत सारे केसेस में ऐसे मिला कि उन्होंने जो है डाउटफुल के अंदर चला गया, दिखा रहे हैं कि साहब स्टॉक्स है, बुक डेट्स है, हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे उसको सिक्योरिटी, क्योंकि डाउटफुल के अंदर सिक्योरिटी को जैसे ही हमने कहा कि ये अनसिक्योर्ड है, प्रोविजन बढ़ जाएगा 100% का। आपकी 2 एमओसी जाएगी, एक तो सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन वाइज जिसमें आप बताएंगे कि साहब ये सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो दूसरे प्रोविजन को आप एड ऑन करेंगे। वो कहता है जी स्टॉक्स एंड बुक डेट्स है। अब जो अकाउंट एनपीए 3 साल से है उसके अंदर स्टॉक्स क्या होगा और बुक डेट्स क्या होगा, नहीं चलेगा। एनपीए अकाउंट है 3 साल से ऊपर का, वैल्यूएशन है, वैल्यू 0 होगी, वहां पे आपको जो है एफओसी मिलेगी। लेकिन अब आपको फ्रेश अकाउंट्स को भी एनपीए देखना है कि कहीं वो हिडन तो नहीं है। सीसी अकाउंट्स में उठाएंगे आप सर, सीसी की लिस्ट देखेंगे, वहां से आप 1 लाख 2 लाख को छोड़ देंगे, आप देखेंगे थोड़े से बड़े अकाउंट्स को एज पर द साइज ऑफ योर ब्रांच, और उनके सब अकाउंट्स को व्यू करेंगे, उनके ट्रांजेक्शन को। फिनेकल यूज कर रहे हैं तो एक कमांड होता है HSCLIN की, 3-4 महीने के अकाउंट्स को आप देख लीजिए, रिव्यू करिए, उसके अंदर आप देखिए कैसा अकाउंट में ऑपरेशन है। सीसी अकाउंट होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, वो अकाउंट जिसके अंदर बैलेंस फ्लक्चुएट कर रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, अगर ऑपरेशन सही है तो मोर और लेस आपका काम लगेगा कि ये अकाउंट थोड़ा रिस्क फैक्टर से बाहर है। 100% तो नहीं, फिर भी एटलीस्ट यू आर एश्योर्ड। कोई अकाउंट है जिसमें 5 करोड़ की लिमिट है, कभी बैलेंस 1 करोड़ हो जाता है, कभी क्रेडिट हो जाता है, कभी 5 करोड़ हो जाता है, अकाउंट में पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है, इसका मतलब उसका बिजनेस ऑपरेशन ठीक है। डेटर से पैसा आता है, अकाउंट में जमा होता है, परचेज हो रही है, सप्लायर्स को जा रहा है, ठीक है सर, आपका रिस्क फैक्टर उस अकाउंट में जो रिस्क इंडिकेटर है कम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सर अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट ही सिर्फ सर हो रहा है, टर्नओवर कुछ है नहीं, आपको लगेगा ये तो अकाउंट एनपीए है, और आप मैनेजर से कहेंगे ये अकाउंट एनपीए, तो जो उसका आंसर होगा वो ये होगा कि साहब टर्नओवर पे तो एनपीए होता ही नहीं है। तो इसलिए पहली गलती आप ये नहीं करेंगे कि कहेंगे कि ये अकाउंट एनपीए। अब आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, आपके पास इतने सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए कि वो उसको जो है चैलेंज ना कर सके। इसके बाद आप क्या देखेंगे, स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट में आप क्या देखेंगे, 31 मार्च 2024 की स्टॉक स्टेटमेंट देखेंगे, आप उसकी बैलेंस शीट आ चुकी है उसको देखेंगे, क्या स्टॉक्स दोनों मैच कर रहे हैं। 99% केसेस में जहां पे अकाउंट का ऑपरेशन ठीक नहीं है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट में हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स एज कंपेयर टू बैलेंस शीट।
हमें क्या करना है सर, अभी भी अभी नहीं रुकना है। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब ये तो देखो इसकी डीपी बनती नहीं। कई बार हम एकदम लाइन जंप कर जाते हैं, क्योंकि बैंकर्स बड़े होशियार है। वो कहेंगे सर आप 1 साल पुराने की डीपी क्यों ले रहे हो, आपके नॉर्म्स तो ये कहते हैं कि 30 डेज 90 डेज से ऊपर का अगर ओवर ड्राइंग है तभी आप लेंगे एनपी। ओ बात भी ठीक है सर, टेक्निकली तो हम आरबीआई के आरएक्स सरप्लस तो नॉर्म्स यही बोलते हैं। आपको थोड़ा सा अपना मेहनत और करनी है। आपको इसमें जो है टोटल स्टॉक्स को तो आपको वही लेना है जो 31 मार्च 24 का है। आप देखिए क्या स्टॉक्स के स्टेटमेंट के अंदर 31 दिसंबर की जो आप निकालेंगे स्टॉक स्टेटमेंट, क्या आपकी स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर परचेज और सेल की फिगर क्यूमुलेटिव आती है? नॉर्मली आजकल ऐसे स्टॉक्स स्टेटमेंट्स हो गए हैं जो कि ये बताते हैं कि कितनी परचेज कितनी सेल। अगर ये बता रहा है ठीक है, नहीं है तो आप पार्टी से मंगवा सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करिए, देखिए कि जो स्टॉक अब आपके हिसाब से आ रहा है और जो स्टॉक स्टेटमेंट में जिसने डिक्लेयर किया क्या दोनों में वेरिएशन है। 2 4 5% है, कोई बात नहीं। 50% वेरिएशन है, आप उसके डेटर्स को देखिए, उसके क्रेडिटर्स को जो उसने दिखाया लेस करिए। क्या डीपी 31 दिसंबर को बनती है? अब आप उसको कहिए कि साहब ये तो डीपी बनती नहीं है, अब आप बताओ ना। द बॉल इज इन हिज कोर्ट, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं ये डीपी जो है आपने जो निकाली है वो गलत है। आपको ये भी देखना है। और एक वार्निंग सिग्नल जो कि फ्रॉड को इंडिकेट करता है, ये तो बात आ गई एनपीए की। स्टॉक स्टेटमेंट अपने आप बोलता है सर ये सब कि कुछ फ्रॉड भी हो सकता है इस अकाउंट के अंदर। आपने देखा कि इन्वेंट्री कम होती जा रही है पार्टी की, अकाउंट ऑपरेशंस ठीक नहीं, स्टॉक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और डेटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ये वार्निंग सिग्नल है कि फंड्स भी साइफन ऑफ हो सकते हैं सर। क्योंकि नॉर्मली जैसे एलसी डिवॉल्वमेंट होती है, ये सब होती है, ये लोग क्या करते हैं साहब, इन्होंने आप देखेंगे डेटर्स की लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक पार्टी होगी जिसका अमाउंट बड़ा लार्ज होगा, और वो धीरे धीरे मतलब अभी मान चला 6 महीने पहले से ही अपियर हुई स्टॉक स्टेटमेंट्स में, और उसकी फिगर बढ़ती चली जा रही है। बैंक का अकाउंट ठीक चल नहीं रहा है, डेटर्स की फिगर बढ़ती जा रही है, स्टॉक की कम होती जा रही है। दिस कुड बी एन इंडिकेटर कि उसने एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, इन्वेंट्री सारी की सारी उसको सेल कर रहा है, आगे वो पार्टी अपनी सेल करके पैसा ले रही है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रही है हमारे बोरोवर को। दिस कुड बी ए म्यूचुअल एग्रीमेंट, दिस कुड बी ए साइनिंग ऑफ फंड्स। तीसरा आप क्या कर सकते हैं सर, जो कि बहुत इजी तरीका है ऐसे अकाउंट्स में एमओसी का और एनपीए क्लासिफाई करने का। आप अपने किसी जूनियर को लगाइए, अप्रैल से वो स्टॉक स्टेटमेंट्स को करे, वेरीफाई करे, डेटर्स को देखे कि क्या डेटर्स जो अप्रैल में थे, मई में थे, क्या वो फरवरी में भी आ रहे हैं, जनवरी में भी आ रहे हैं। बहुत केसेस ऐसे देखे जो कॉन्टिन्यूसली डेटर्स की फिगर सेम डेटर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि वो 90 डेज के नॉर्म्स में फिट नहीं हो रहे। बोरोवर तो क्लासिफाई कर रहा है उसको बिलो 90 डेज एंड मोर देन 90 डेज, उसने सबको 90 डेज में ले रखा है, जबकि वही सेम डेटर सेम अमाउंट अप्रैल से आउटस्टैंडिंग आ रहा है। यहाँ पे कोई ब्रांच को कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है इस अकाउंट्स को बचाने का। और एनहांस करना है आपको स्कोप, तो आपको ये भी मिल सकता है कि कुछ हेड्स ऐसे होंगे लाइक एडवांसेस टू सप्लायर्स। देख रहे हैं सर, पहले तो वो 10 करोड़ था, फिर 20 करोड़ हो गया, हर साल बढ़ता जा रहा है, 100 करोड़ हो गया। पार्टली क्या ऑपरेशंस हो नहीं रहे ठीक, पैसा जमा हो नहीं रहा है बैंक में, और इधर ये एडवांसेस टू सप्लायर बढ़ता जा रहा है। क्या जस्टिफिकेशन? पीछे 600 700 करोड़ रुपए का काफी लंबा चौड़ा फ्रॉड था, और उसके अंदर बैंक ने यही देखा कि एडवांसेस टू सप्लायर बढ़ता चला जा रहा है, और पार्टी से ये पूछा गया कि भाई ये इसका क्या स्टेटस है, परचेज आपने एडवांसेस दी है, आपके पास परचेज हुई नहीं हुई, मटेरियल आया नहीं आया, सेल हुई नहीं हुई, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसका कुछ भी नहीं था। तो इसका ये हो सकता है कि सर, और अगर आप यूनिट विजिट रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स आर वेरी गुड इंडिकेटर्स के अकाउंट एनपीए। एक ब्रांच है जिसका हम कॉन्करेंट करते हैं, वो 3 साल से अनऑडिटेड है। आज की डेट में 52 करोड़ का टोटल एडवांसेस है, जिसमें से 30 करोड़ एनपीए, और 30 के 30 करोड़ एक पार्टी का है, सिंगल पार्टी का, जिसके बारे में हम 2 साल से लिख रहे हैं कि इस अकाउंट के अंदर ऑपरेशंस नहीं है। स्टॉक्स कॉन्स्टेंटली 30 करोड़ है, जिसको किसी ने आज तक वेरीफाई नहीं किया, मतलब किसी बैंक ऑफ ब्रांच ऑफिशियल के द्वारा। डेटर्स पुराने चल रहे हैं, 15 20 30 करोड़ रुपए के, डीपी बनती नहीं है। जबरदस्ती स्टॉक्स को इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा है कि मेरा 30 करोड़ का है, स्टॉक ऑडिट की तो उसने दिखाया कि 14 करोड़ रुपए के स्टॉक्स है।
डीपी उसने निकाली 2 या 3 करोड़ की टोटल, और बैंक ने उसको दिखा रखा है उसकी 14 करोड़ रुपए की सीसी थी, 16 करोड़ की एलसी थी, बैंक गारंटी सारी की सारी नो थी, अकाउंट में डेबिट हो गया। 2 साल से बैंक ने स्टेचुटरी ऑडिट नहीं कराया, उसको एक्सक्लूड कर रखा था कि ये जो है अकाउंट अगर ऑडिटर आता तो वो इसको ऑब्वियसली एनपीए करता। अब यही है, सीबीएस तो बिल्कुल सही बता रहा है कि साहब अकाउंट एनपीए नहीं है, डीपी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो डाली वो तो ब्लाइंड है, जैसा भी उसको फीड करोगे वैसे ही बताएगा। लेकिन यही वो अल्टीमेटली के अकाउंट अब कितनी देर बचाओगे, अभी नवंबर 24 में अकाउंट ये हो गया। जैसे पीए अकाउंट है 15 करोड़ की लिमिट है, 1 जनवरी 2025 से कंटिन्यूअसली ओवरड्रॉ है, कहाँ वार्निंग सिग्नल निकाल रहे हैं देखिए। पिछले साल हमारा ये है कि जितना इसका डेटर्स का रियलाइजेशन है सारा के सारा हमारे सीसी अकाउंट में आ जाना चाहिए, उसको कैसे मैच करोगे। पिछले साल के डेटर्स देखिए आपने, ओपनिंग ऑडिटेड बैलेंस शीट आपके पास है, आपने उसमें सेल्स ऐड करी, क्लोजिंग डेटर्स जो 31 मार्च के थे वो लेस कर दिए, बाकी जितना पैसा है वो सारा के सारा हमारे सीसी अकाउंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि एज पर टर्म्स वो कोई और अकाउंट नहीं खोल सकता। जब इसको देखा गया तो पता चला कि सर 35.60 करोड़ का डिफरेंस है, जितना रियलाइजेशन हो जाना चाहिए डेटर्स से उससे 35 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में कम आए। स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर इतनी एबनॉर्मलिटीज है जो कि बिल्कुल ही मिसमैच है, रॉ मटेरियल माइनस में है, रॉ मटेरियल के बाद डब्ल्यूआईपी गया, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में एडिशन होना चाहिए था, डब्ल्यूआईपी से रिडक्शन हुआ है 6 करोड़ 41 लाख का, फिनिश गुड्स में एडिशन हुआ है 3 करोड़ 56 लाख का, 2 करोड़ 85 लाख रुपए का फर्क है सर। अब हम बात करते हैं सर कुछ केस लॉस की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर है सर जो कि हमको हर्ट करता है, दैट इज नॉन फंड लिमिट्स। 99% जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो फंड्स बेस्ड लिमिट्स पे होता है। कई बार हम लोग क्लियर ही नहीं है कि सर नॉन फंड लिमिट्स क्या होती है, और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स जो है वो हिडन होती है, वो कॉन्ट्रा आइटम्स होती है बैंक के अंदर, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होती है, एक साइड में आपको कॉन्ट्रा में मिल जाएगा असेट्स में, एक साइड में मिल जाएगा लायबिलिटीज में, और हमारा पूरा 100% कंसंट्रेशन तो सर उसके ऊपर ही है। लेकिन अगर आपको कोई अकाउंट ऐसा मिलता है जिसकी सपोज 10 करोड़ की लिमिट थी और अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है 18 करोड़ रुपए का, तो सिर्फ उसका एक ही रीजन हो सकता है, कोई भी बैंक इतनी तो एडहॉक या टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट नहीं देगा, ये होते हैं सर लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है देखिए, एलसी जो कि एक नॉन फंड लिमिट है जो कि रेगुलरली दी जाती है अपने पार्टीज को, जिनकी सीसी लिमिट है उसको लॉन्ग एलसी लिमिट भी दी जाती है। और लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं है, सिर्फ एक गारंटी है एक बैंक की अपने कस्टमर के बिहाफ पे, जिसने क्रेडिट पे माल खरीदा किसी सप्लायर से, जिसमें बैंक ये गारंटी दे रहा है उस सप्लायर को कि आपके बिल्स 100% जब आप रेज करेंगे प्रोड्यूस करेंगे तो 100% सिक्योर्ड है, क्योंकि इसमें बैंक की गारंटी है, बैंक ने पैसा देना है अगर पार्टी नहीं दे पाई। और जब बिल प्रोड्यूस होते हैं तो सीसी अकाउंट को डेबिट करते हैं और पैसा उतना डेबिट कर दिया जाता है सप्लायर को। सप्लायर के पास जब पैसा चला गया तो वो ठीक है, अकाउंट स्क्वायर अप हो गया। अगर किसी वजह से सीसी में बैलेंस नहीं है तो भी वो पैसा उसके कैश क्रेडिट अकाउंट में डेबिट होगा, और बैंक उसको लीगली बाउंड है कि वो पैसा ड्यू डेट पे रेमिट कर देगा और फिर वो अपनी पार्टी से रिकवर कर देगा। इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई स्पेसिफिक ज्यादातर कोई एडिशनल कोई ऐसा कोई असेट्स नहीं होती, वही जो प्रॉपर्टी सपोज कोई है कोलेट्रल तो वो जो सीसी में है मॉर्गेज वही एक्सटेंडेड एलसी में। 15% 10% का एक मार्जिन बोलते हैं जिसको इन शेप ऑफ एफडीआर होती है, वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि 100% आपके पास सिक्योरिटी होती है स्पेसिफिकली फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, बट दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू साइफन ऑफ द फंड्स। आप एलएफआर के अंदर एक क्लॉज पढ़ेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नॉन फंड टू फंड, एक क्लॉज होगी जिसमें ये लिखा होगा कि राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, ये सब इसी के ऊपर है लेटर ऑफ क्रेडिट पे। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, जहां तक अगर आपका नॉन फंड लिमिट्स नीचे छुपे हुए हैं बैलेंस शीट में तो उसमें आपको ज्यादा कंसर्न की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे अकाउंट देख रहे हैं जहां पे आपका अकाउंट अभी एनपीए तो नहीं हुआ है, अभी 90 डेज का नॉर्म्स नहीं पूरा हुआ, लेकिन सीसी लिमिट जो कि सपोज 10 करोड़ की थी आज 18 करोड़ की है, और लगातार उसमें ये लिखा है कि ये एलसी डिवॉल्वमेंट्स है, तो आपको ये देखना है कि ये क्या एक्चुअल में है, कहीं ऐसा तो नहीं फंड साइफन ऑफ हो रहे हैं, जैसे हमने कुछ केसेस में देखा है ड्यूरिंग फॉरेंसिक एंड कॉन्करेंट ऑडिट। केस में यहाँ डिस्कस करता हूँ सब।
1200 करोड़ का टोटल एक्सपोजर इस पार्टी का 6 बैंक से। हमारा जिस बैंक जिसके अंदर करते थे वहां पे 400 करोड़ का अकाउंट एनपीए हुआ था। दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक। पार्टी बहुत अच्छी थी फॉर द टाइम बीइंग, बहुत अच्छा अकाउंट चला। बट ऑल ऑफ अ सडन फरवरी अकाउंट के अंदर जब एलसी के बिल्स आते थे तो पार्टी के पास पैसा नहीं होता था, क्योंकि उसने सीसी अकाउंट पूरा अवेल कर रखा होता था। पार्टी के अकाउंट को वो बैंक डेबिट करता था और वो एलसी का पेमेंट जो है कर देता था हमारे सप्लायर को। कंसर्निंग चीज क्या थी? एक तो स्टॉक स्टेटमेंट, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टॉक्स जो कि पार्टी दिखाती थी वो स्टॉक इन ट्रांजिट था। एलसी के अंदर जो मार्जिन रखा गया था एफडीआर, वो सारा के सारा, चूंकि सीसी अकाउंट खराब हो गया तो उसमें एडजस्ट हो गया। एलसी लगातार डिवॉल्व होती गई, मतलब बैंक के अंदर सीसी अकाउंट में पैसा नहीं रखा जाता था नवीन। सारा के सारा जैसे ही बिल आते थे वो चला जाता था उस सप्लायर के अकाउंट में जो कि किसी दूसरे बैंक में था। कंसर्निंग ये थी कि सेम डेट पे इसी पार्टी का जो कस्टमर था हमारा, उसी की कुछ और सिस्टर कंसर्न्स का करंट अकाउंट, जिस डेट में पेमेंट हमारे बैंक से सप्लायर के अकाउंट में जाती थी उसी डेट में सप्लायर के अकाउंट से उतना पैसा वो सिस्टर कंसर्न्स के अकाउंट में जाता था और वहां से आगे साइड। बहुत मोटा फ्रॉड हुआ है सर इसके अंदर। तो जब हम बात करते हैं लेलेफेयर की और एनपीए की और फ्रॉड्स की, और अगर आपको ऐसे अकाउंट मिल रहे हैं, क्योंकि सप्लायर को तो पैसा जाएगा, सप्लायर से पैसा नहीं आएगा। और जब सिस्टर कंसर्न्स में पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग, जिसका वर्ड यूज किया गया है लेलेफेयर। अगर ऐसा है तो सर आप ध्यान रखिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वी इस केस में तो हमने आगे स्पेशल रिपोर्ट दी भी थी आगे ऊपर हायर अथॉरिटीज से। 4 पार्टीज थी सर जिसको स्टॉक स्टेटमेंट में उसने दिखाया 70% ऑफ द डेटर्स आउट ऑफ 823 करोड़ वर इन द नेम ऑफ ओनली दीज 4 पार्टीज। और बैंक का क्या सिस्टम है, जब ये सब होने लगता है तो कुछ एजेंसीज हैं जो कि क्रेडेंशियल्स को जाके वेरीफाई करती, लाइक मीरा इन्फॉर्म, डीएनबी, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। एक बैंक ने आउट ऑफ 6 उसने एक एजेंसी को, ये डीएनबी को जो है जॉब दिया कि आप डेटर्स को वेरीफाई करो। मोर देन 50% डेटर्स जो है उसने रिपोर्ट किए कि साहब गिवन एड्रेस पे ये नहीं। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली बताती थी वार्निंग सिग्नल्स था। और अकाउंट को एनपीए से बचाने के लिए उन लोगों ने बड़ा सिंपल तरीका दिखाया ताकि वो ऑडिटर को थोड़ा मिसगाइड कर सके। 31 मार्च के आसपास उन्होंने कुछ चेक्स लिए पार्टी से, उसकी बुक्स में एंट्री करी, क्लियरिंग में नहीं डाला। रूल तो ये बोलता है कि जब चेक आया तो आप इमिडिएटली उसको क्लियरिंग में, आजकल तो इमेज जाती है, आप सीधे जो है क्लियरिंग में जमा कराइए। आपका जो है चेक 2-3 दिन में अगर वापस नहीं आता, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए क्लियर चेक। यहाँ पे उन्होंने चेक तो ले लिया, बुक्स में भी एंट्री कर ली, लेकिन उन्होंने उस चेक को जमा नहीं कराया। जब तक ऑडिट चल रहा था वो चेक जो है, वो 4-5 चेक बड़े बड़े वो मैनेजर की ड्रॉर में रखे रहे। और अल्टीमेटली जब ऑडिट कंप्लीट हो गई तो वो चेक गए। एज एक्सपेक्टेड ऑल दीज चेक्स केम बैक, रिटर्न बैक, बाउंस हो गए, वही पोजीशन वापस आ गई। तो देखिए दीज आर द फ्रॉड इंडिकेटर्स। और इन सब में मैं बता रहा हूँ सर एलसी की बात आती है। ऐसे ऐसे केसेस देखे गए जहां के अंदर पार्टी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के जो ऑपरेशंस है, एक्चुअल ऑपरेशंस, वो सही नहीं। बैलेंस शीट बहुत रोजी है, सारे डेटर्स बिलो 6 मंथ्स है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंट में ऑपरेशन सही नहीं, बैलेंस शीट देखिए, क्या वो बता रही है कि सारे डेटर्स बिलो 6 मंथ्स है? अब तो खैर क्लासिफिकेशन का और भी तरीका आ गया। 100 करोड़ की टर्नओवर है और मालूम चला एक भी डेटर अब 6 मंथ्स नहीं, दिस कुड बी एन इंडिकेटर कि समथिंग इज नॉट प्रॉपर विद दिस अकाउंट। जैसे इस केस में हमने देखा, अकाउंट फाइनेंशियल्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा दिखा रहा है, टर्नओवर सेल्स अच्छी दिखा रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसने 3 साल तक एमसीए पे अपने फाइनेंशियल्स को अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो अपनी फैक्चुअल्स को दिखाना नहीं चाहता था बैंक को। बैंक कॉन्टिन्यूसली रिन्यू कर रहा था अकाउंट को, लेकिन वो जो है अकाउंट बिल्कुल बोगस था। इस वजह से कि एलसी के बिल्स हमारे पास थे वहां पे 15 करोड़ रुपए के। उनको जब हमने चेक किया तो पता चला कि वो एलसी के अंदर जो बिल्स आए हुए थे वो राइस परचेज के थे। पार्टी डील करती थी स्टील प्रोडक्ट्स में, और स्टॉक स्टेटमेंट में जो मेजर क्रेडिटर था जिसको इसने सेल दिखाया था, उसको जब गूगल पे सर्च कराया तो पता चला वो आईटी प्रोडक्ट्स में डील करता था। सो दैट मेक्स नो सेंस। दिस शोज के दीज आर ऑल शेल कंपनीज। सेल कर रही है, डील कर रही है आईटी प्रोडक्ट्स में, सेल कर रही है सर, डील कर रही है स्टील में, परचेज कर रही है राइस,
सेल कर रही है आईटी प्रोडक्ट्स. दिस डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल. दीज आर इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड्स. कुछ ऐसे भी केस मिले हैं विच ड्यूरिंग द फॉरेंसिक ऑडिट, जहां पे पार्टी का अकाउंट शुरू में बहुत अच्छा था एज पर फाइनेंशियल्स. जब खराब हुआ तो सर पूरी के पूरे उसके फाइनेंशियल्स चेंज हो गए. रॉ मटेरियल टू कंजम्पशन रेशियो, इसमें अच्छी खासी उसकी बोरोइंग थी, करीब 400 करोड़ रुपीस की. जब सैंक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा है, 68% है. जब खराब हो गया तो 99.51%. मतलब कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे अपने बायर्स को फिनिश गुड सेल कर रहा है, जहां से पैसा भी नहीं दे रहा. शुरू में तो 6 महीने से ऊपर के डेटर्स से 28 लाख के अकाउंट खराब हो गया तो सर 76%, दैट इज 280 करोड़ रुपीस के डेटर्स सारे के सारे ओवर है. और जब सैंक्शन हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 43 करोड़ का, और जब एनपीए हो गया तो अकाउंट में लॉस हो गया 105 करोड़ का. और उसमें भी एक राइडर ये था कि ऑडिटर ये लिख रहा है कि साहब जिस समय सैंक्शन था उस समय बुक डेट्स राइट ऑफ किए गए थे 63 करोड़ रुपीस के, जो कि इनकम टैक्स में तो क्लेम कर लिए गए थे लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हुए थे. अगर वो क्लेम हो जाते तो सर ये माइनस में होता, कोई बैंक लोन नहीं देता. प्लस कारो की रिपोर्ट के अंदर 30.84 करोड़ रुपीस के सर स्टेशनरी ड्यूज थे अनडिस्प्यूटेड, जिसके लिए बैंक साइलेंट था, उसने कोई एक्सप्लेनेशन मांगा नहीं. मेरा ये कहना है सर ये सब आपको इमिडिएटली दिख जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसे अकाउंट्स हो तो सर आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा. टाइम हमारा हो रहा है तो एक दो केसेस और सर करेंगे, फिर अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लेंगे. सिर्फ लोन्स में ही फ्रॉड नहीं होते सर, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि हम कभी सोचते भी नहीं थे. आज 40-40 साल हो गए प्रैक्टिस करते, बैंक्स में ऑडिट करते, कभी हमने ऐसा नहीं देखा सर. एफडीआर से रिलेटेड अकाउंट दावे के साथ सर कह सकता हूँ सारे मेंबर्स हैं 243, इसके अलावा भी बहुत सारे. एक ऑडिटर सर ऐसा बता दो जो कि एफडीआर की मैच्योरिटी को देखता हो कि वो प्रोसीड्स कहाँ जा रहे हैं. सर हम तो नहीं देखते. और हम सिस्टम पे रिलाई करते हैं इनके सीबीएस पे कि वो इतने रोबस्ट होंगे, इतने अच्छे होंगे कि ऐसा नहीं होगा कि किसी की पार्टी के ऐसा हो कि जिसके पास एफडीआर अपने पास हो और वो एफडीआर टूट के सिस्टम के अंदर बैंक वाले उसको कहीं और एंजॉय कर रहे हैं उसकी प्रोसीड्स को. एक केस ऐसा ही हुआ है सर जहां पे टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एफडीआर, एक कॉलेज के कैंपस में वो ब्रांच है, बहुत मोटा एफडीआर है जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी ब्रेक होती हैं कभी बनती हैं. और 90 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ है सर रिसेंटली, जस्ट 1 ईयर बैक, 1.5 ईयर बैक. जो वहां के ब्रांच हेड थे और सेकंड मैन थे, उन्होंने कॉलेज की एफडीआर को सिस्टम में ब्रेक किया. अब यहाँ पे फिनेकल का फ्लॉ, जिसको फ्रॉड होने के बाद तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ बैंक्स में चल रहा है. सिस्टम जब भी एक एफडीआर ब्रेक होती है वो एक ऑप्शन देती है ब्रांच अथॉरिटी को कि आप इस एफडीआर की प्रोसीड्स को कहाँ ले जाना चाहते हैं. क्या उसी अकाउंट में जहां से ये एफडीआर लिंक है, सेम सीआईएफ नंबर एवरीथिंग, या कहीं और सिर्फ इस सेकंड ऑप्शन को इन्होंने फायदा उठाया. ये पैसा पूरा के पूरा ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ धीरे धीरे ब्रेक करते चले गए. एक करंट अकाउंट खोला सेकंड मैन की वाइफ के नाम से, वहां ये पैसा 90 करोड़ रुपीस करीब इन्होंने ट्रांसफर किया और आगे उसको ऑनलाइन गेमिंग और शेयर मार्केट में लगाया. जब ये 5 नवंबर 2023 को जब ये पता चला और जब इसका पूरा बना इसका ट्रेल, तो पता चला सर 90 करोड़ साइफन ऑफ हो चुके थे, जिसमें से 52 करोड़ रुपीस अल्टीमेटली रिकवर नहीं हुए, जिसका सीबीआई से केस किया है. और अब ये सब अल्टीमेटली ऑडिटर्स के ऊपर भी सर आता है बात. तो हमें थोड़ा सा केयरफुल देखिए. अब हम 5 दिन में 4 दिन में एफडी तो नहीं देख सकते, लेकिन एक चीज जरूर देख सकते हैं कि क्या कहीं वाइड फ्लक्चुएशंस तो नहीं हो रहा है अपने यहाँ. कि मान चला एफडीआर 1 महीना पहले तो जो है सपोज 100 करोड़ की थी, अब रह गई 2 करोड़ की. या एडवांसेस कहीं ऐसे तो नहीं कि पहले तो जो है 1 महीना पहले 50 करोड़ के थे और अब एक हो गए 800 करोड़ रुपए के. थोड़ा सा तो वेरिएशंस को देख लीजिए इस चीज को, यही हम कर सकते हैं. बहुत सारे केसेस हैं सर, इस पे ज्यादा हम अभी क्योंकि टाइम थोड़ा हमारा 7:45 कितने बज गए देखा है. लेकिन एक बड़ा स्ट्रेंज चीज हुई है जो कि ऑडिटर्स को हिट कर रही है, जिसमें बिल्कुल 100% ऑडिटर्स का फ्लो है. दैट इंक्लूड्स स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ दैट बैंक, इवन आरबीआई इंस्पेक्टर्स. छोटा सा बैंक है सर, कोऑपरेटिव बैंक, एंड होपफुली ऐसा कोई हमारे यहाँ लूप होल नहीं है
कॉमर्शियल बैंक्स में, लिस्टेड बैंक्स में, शेड्यूल्ड बैंक्स में, जहां पे ये हो। बट दिस इज माइंड ब्लोइंग। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई में, इस पे जो है आरबीआई ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, पूरा मैनेजमेंट सस्पेंडेड है, वहां के एक्स सीईओ एंड जीएम दे आर ऑल अरेस्टेड। कैश इन हैंड बुक्स के हिसाब से है 133 करोड़। आरबीआई ने जब इंस्पेक्शन की तो पता चला 11 करोड़ 13 लाख रुपए कैश इन हैंड, 122 करोड़ गायब। कैश सेफ की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए की, 123 करोड़ रुपए करीब उसने वहां का जो जीएम था, जो कि इंचार्ज था, जिसके अंडर कैश था, और 2 ब्रांचेस के अंदर ये सेफ थे, वहां से ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years हर बार निकालते चले गए। वो पैसा उन्होंने बिल्डर्स वगैरह को भी दिया, काफी ऑफ द रिकॉर्ड। तो अल्टीमेटली सर क्या हुआ, टोटल 122 करोड़ रुपए कैश इन हैंड साफ हो चुका है। और ये पूछा जा रहा है ऑडिटर्स से, उनको भी समन गया है ईओडब्ल्यू से, कि क्या आप लोगों ने 5 साल में एक बार भी कैश खोल के नहीं देखा? और क्या आपको ये नहीं लगता था कि ये इतना छोटा सा बैंक है जिसकी रिटेंशन कैपेसिटी जो है टोटल सेफ की 20 करोड़ की थी, और जिसकी रिटेंशन लिमिट भी 20-30 करोड़ की थी, 122 करोड़ उसके वहां 135 करोड़ क्या कर रहे हैं? कई चीजें सर कॉमन सेंस में आती हैं, जो कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पीएमसी का भी केस है जो कि पहले हो चुका है, बट वी कैन नाउ फिनिश इट ऑफ। राजीव जी, यू कैन टेक ओवर, अगर कोई क्वेश्चंस हैं देन वी कैन टेक अप। और इसके अलावा दिस इज माय मोबाइल नंबर, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। राजीव जी अवेलेबल है? ठीक है सर, और कुछ कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट वी हैव? सर एक बार देख लीजिए, एक बार राकेश भाई देख लीजिएगा चैट बॉक्स में अगर किसी की क्वेरी हो तो। इसमें तो सर बहुत सारे हैं, 61 हैं। कोई बात नहीं सर, अगर आप टाइम परमिटेड है तो ले लेते हैं सर, दैट इज द मेन। नहीं, 2-4-5 मिनट जो आपको लगे अच्छी क्वेरी है, एक बार चलो चेक कर लेते देखिए, हैं। पहले तो गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड ये सब है। चलो ये तो हो गया, इन्होंने ये तो सर शुरू में तो गुड इवनिंग ही चल रहा है सर। आप सर अपनी स्क्रीन चाहे तो एक बार लॉकआउट। स्क्रीन को बंद कर दूं मैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, स्क्रीन शेयरिंग हो गई। व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ इंडसइंड बैंक रिसेंटली? सर वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। 1800 करोड़ का अकाउंटिंग एरर बता रहे हैं। क्यों हुआ सर? वो एक ट्रेजरी रिलेटेड ऑपरेशन है, जिसके लिए अगर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन बात यही आई कि सर ऑडिटर्स ने क्या किया। 5 साल से वो लोग बेसिकली, जैसे अगर हम सिंपली कहें, प्रॉफिट तो वो डेरिवेटिव्स के अंदर बुक कर रहे थे बुक्स में, लेकिन जो लॉसेस थे उसको डेफर कर रहे थे। दैट मीन्स सम ऑफ द लॉसेस वर ट्रीटेड एज असेट्स इंस्टेड ऑफ बुकिंग देम इन P&L। तो ये एक चीज आ जाती है। अब बैंक शोन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर क्रॉप सीजन एंड प्लीज क्लियर एग्जांपल्स। चलिए, ये तो एग्जांपल्स हो ही गया। तो चैट्स तो सर बहुत आ रहे थे, लेकिन ये भी है, व्हाट अबाउट रिलेटेड पार्टी डेटास वेदर टू रिड्यूस फ्रॉम डीपी? अच्छा क्वेश्चन है सर। इस अगर सैंक्शन के अंदर ये लिखा गया, यहाँ आपको सैंक्शन लेटर को रेफर करना है, अगर वो कहता है कि रिलेटेड पार्टी के डेटास को डीपी में से रिड्यूस करना है, फिर तो आप करेंगे। लेकिन अगर ये लिखा है कि आपको अलाउ करना है, तो फिर आपको चलना होगा। एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी अगेंस्ट द सेम थिंग। और तो सर इन मेनी केसेस दे डिड नॉट मेंशन रिपेमेंट डेट इन ACC। वो तो आपको सर रिपेमेंट तो कहीं ना कहीं लिखा ही होगा कि कहाँ पे है, नहीं है तो वो आपको पूछना पड़ेगा। इन केस CC डाइवर्टेड यूज फॉर, if CC limit diverted to use for imports, is the DP nil in the case? Borrowers must have applied for LC non-fund for imports। अच्छा क्वेश्चन है सर। CC limit diverted for use for imports, अगर उसने LC नहीं यूज करी, वो कहता है मुझे LC चार्जेस देने ही नहीं, और CC से ही मैं पेमेंट करूंगा इंपोर्ट के लिए, तो हम उसको स्ट्रेस नहीं कर सकते। अगर वो चाहता है, देखिए LC कब चाहता है, अगर ओवरसीज सप्लायर जो है वो कहता है मुझे LC की जरूरत नहीं, मेरा तो रेगुलर पार्टी है, तो हम क्यों बैंक को कहें कि नहीं साहब आपको LC ही करनी है, क्योंकि वो एडिशनल चार्जेस उसके ऊपर पड़ेंगे। तो अगर दोनों में ऐसा अरेंजमेंट है कि ठीक है साहब, जब आपका माल आ जाएगा, बिल्स आ जाएंगे पोर्ट के ऊपर, बैंक के थ्रू आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स आ गए, आप पेमेंट कर दीजिए। इफ सप्लायर इज विलिंग टू टेक द रिस्क, तो फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि साहब ये LC चाहिए होगी आपको। एक है, बैंक इज नॉट रिन्यूइंग मुद्रा लोन्स एंड मेकिंग प्रेशर ऑन कस्टमर्स टू क्लोज द लोन, but the customer has no money to close the loan. In this case, loan has not been renewed since last 6 months.
will it be considered? Yes, sir. If it is not renewed for more than 180 days, तो अकाउंट तो एनपीए होगा ही होगा। अगर बैंक उसको रिन्यू नहीं कर रहा है मुद्रा लोन को, तो इसका मतलब है कि सर वो रिन्यू करना ही नहीं चाहता। रिन्यूअल में उसको दिक्कत है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, और अगर 180 डेज से ज्यादा का अगर आउटस्टैंड रिन्यूअल नहीं हुआ तो अकाउंट एनपीए होगा ही होगा। बिल्कुल ठीक सर, है ना सर। और सर। हाउ टू वेरीफाई दैट मॉर्गेज, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर। हाउ टू वेरीफाई दैट मॉर्गेज असेट्स आर रजिस्टर्ड विद सरसाई सरफेसी। सरसाई का सर एक पोर्टल है, उसके अंदर जब भी कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके अंदर दो आईडी निकलती है, एक असेट आईडी और एक जो है आपकी सिक्योरिटी आईडी। और बैंक जो है उसकी एक रजिस्ट्रेशन का जो है एक सर्टिफिकेट निकालता है। उसके अंदर आपको ये देखना है कि लोन अमाउंट क्या लिखा गया है, बैंक का नाम है या नहीं है। अगर आपके पास ये है तो फिर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक पूछते हैं कि सर डू वी नीड टू सजेस्ट डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर एनपीए व्हेन अकाउंट क्लासिफाइड फॉर। डेफिनेटली सर, अगर एनपीए आपने कहा है तो आपको प्रोविजन का भी सजेशन करना पड़ेगा। इन केस प्राइमरी सिक्योरिटी इज लेस देन द लोन आउटस्टैंडिंग बट कोलेटरल सिक्योरिटी एनी एमओसी रिक्वायर्ड। नो सर, अगर प्राइमरी सिक्योरिटी उसकी जो है कम है लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी पूरी सिक्योरिटी को कवर करती है लोन को, तो अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड लोन, क्योंकि आरबीआई ये कहता है कि दोनों वैल्यू को आप लेंगे। इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट की गारंटी है, वेदर इट इज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसकी गारंटी को भी हम पार्ट ऑफ लेंगे। बाकी तो मेरे ख्याल से हो चुका सारा कुछ। तो नहीं सर, थैंक यू बहुत बढ़िया सर। नहीं पर सर, मैं आकेश भाई 2 मिनट लूंगा आपके। जी। अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेरीज ले ली सर, बहुत बढ़िया आपका डेलिब्रेशन। और मैं तो आपको हमेशा से बहुत एडमायर करता हूँ, पूरे सीआरसी ने भी आपको अच्छे से सुना। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी साहब सीआरसी मौजूद है। मैं जेके तिवारी जी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स सर आज के प्रोग्राम के लिए रखें। तो ओवर टू जेके तिवारी जी, सेक्रेटरी सीआरसी। थैंक यू राजीव सर, रीजनल काउंसिल मेंबर फ्रॉम द सीआईआरसी रीजन। मैं हृदय की गहराइयों से आज के जो हमारे लर्नेड स्पीकर अकेश व्यास सर है, मैं सीआईआरसी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि सर इतना आपने डेप्थ में जाकर के एक एक केस लॉज, एक एक प्रोविजंस को आपने शेयर किया। और साथ ही साथ मैं सभी मेंबर से भी आग्रह करूंगा कि आपको कभी भी कोई, कुछ लोगों के भी मैसेज आ रहे थे कि सर पीपीटी भी सर से लेकर के आपको भेजा जाएगा, और सर के भी, और इसके अलावा भी हम प्रयास में हैं राजीव जी के साथ मिलके कि एक टीम बनाएं जिसमें एट ए टाइम ऑफ ऑडिट अगर आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी, कोई क्वेरी आता है, तो आपको उस समय ये पता नहीं चलता कि ये सवाल मैं किससे पूछूं। कुछ 2-4 नाम आपको नाम याद रहते हैं, लेकिन वो खुद ही ऑलरेडी इतने इंगेज होते हैं कि शायद वो फोन ना पिक कर पाए, उनकी अपनी अपनी इंगेजमेंट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट की संख्या बढ़ाएं, ताकि अगर 1-2 लोगों जिनको आप जानते हो, उसके अलावा भी कुछ और भी एक्सपर्ट पैनल में होंगे जिनसे आप एक डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राकेश वासने भाई साहब का, जिनके मन में एक ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर था कि जिसको लेकर के, ताकि हम इसको कोशिश करें अधिक से अधिक ले जाने का। नो डाउट हमारी जो संख्या होनी चाहिए तभी भी हम उतना नहीं है, पर हम अगले दिन फिर से प्रयास करेंगे कि संख्या को और बढ़ाएं, और ये यूट्यूब पे भी हम इसको सेव करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि सीआईआरसी के एक एक मेंबर तक ये पूरी नॉलेज सीरीज जाए। हर दिन एक एक टॉपिक पे अलग अलग एक्सपर्ट स्पीकर को बुलाया गया है। दिनेश अग्रवाल जी हमारे वाइस चेयरमैन अभी अवेलेबल नहीं, आई थिंक उनको भी धन्यवाद कि आज के प्रोग्राम को मॉडरेट किया। हमारे अनुज गोयल जी आज जो चीफ गेस्ट रहे, साथ ही साथ हमारे सीआईआरसी के चेयरमैन अंकुर कुमार गुप्ता जी, जो हमेशा ही तैयार रहते हैं मेंबर एट लार्ज के लिए। कुछ भी अगर कोई प्लान करना रहता है तो 2 कदम आगे बढ़ के वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल हर कार्यक्रम को कीजिए जहां मेंबर एट लार्ज के लिए बेनिफिटेड हो। क्योंकि आज के स्पीकर हमारे अकेश सर हैं, सर वर्चुअली हैं, हम आपको ग्रेटिट्यूड वर्ड्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि सर हम जैसे ही ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है, अभी चूंकि आपका भी शेड्यूल बिजी है, तो सीआरसी की तरफ से हम आपसे जरूर मिलेंगे और आपको एक मोमेंटो कह लें या प्यार के 2 शब्द, जैसे भी आपसे मिलकर के ग्रेटिट्यूड फिजिकली भी हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो सर हृदय की गहराइयों से पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो अलग अलग जगहों से जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद कि आपने बहुत ही पेशेंटली हियर किया। हो सकता है कुछ क्वेरी आपके रह गए हों, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि CIRC@ICAI.in पे आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कीजिएगा। अकेश सर या कोई और भी आपको लगता है जिनसे भी, तो हम कोशिश करेंगे उन लोगों से इन क्वेरीज को अगले सेशन में रखें या सर से ही उसकी आंसर में जाने और फिर आपको हम रिप्लाई कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राजीव जी। बस मैं यही कहना चाहूंगा हमारे व्यूवर से, जैसे तिवारी जी ने सब कुछ कहा, ये 8 डेज की सीरीज है। सेमी जो वेब आईडी है वो चलेगी,
या लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हम प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे सर ने भी ज्ञान दिया अपना। इसके अलावा हमारे और स्पीकर भी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एक ऐसे ही गहराई है समुंदर जिसमें जितनी डुबकी लगा उतना कम। तो आगे भी इस तरीके की सीरीज रहेगी। कल भी हमारा प्रोग्राम है, उसमें एग्रीकल्चर एडवांसेस का रहेगा। तो आप ज्यादा ज्यादा लोगों को ये लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो इंटीरियर में बैठे हुए लोग हैं, जहां पर वेबिनार या फिजिकल फॉर्म में पर्सनल सेमिनार नहीं हो पा रही है, या वो अपने ऑफिस में बैठ के उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जब वो ऑफिस से फ्री है, इसलिए हमने टाइमिंग 6 to 8 रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि वो इसको सर्कुलेट करो, ज्यादा ज्यादा लोग हमारे आगे की वेबिनार में जुड़े। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। आकेश भाई साहब का स्पेशल धन्यवाद। बहुत रिक्वेस्ट पे भाई साहब ने हमें बहुत इजीली हमें टाइम दिया और आगे हमेशा साथ रहते हैं सीआरसी के। राकेश भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई साहब नहीं है, और हमारे खान साहब, हमारी सीआरसी टीम जो इस समय तक हमारे साथ लगी हुई है, और तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, तो सर आज हम यही समापन करेंगे, कल बाकी अगले सेमिनार में मिलते हैं, वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।